बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही आज वीकेंड है, तो आपको पता ही है कि वीकेंड के दिन जो है वो खूब घर में जो है रेस्ट किया जाता है, क्योंकि आपको पूरा दिन वीक जो है आप काम करते हैं और काम करने के बाद जो वीकेंड आता है तो उसमें आपको ये होता है कि फैमिली के साथ और या फिर आप कहते हैं कि नींद पूरी हो जाए। सोना भी अच्छी बात है और इसके साथ साथ काम करना भी, ये भी दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छी सेहत के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी जो नींद है ना वो बड़ी पुरसुकून होनी चाहिए और बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जब आप अच्छी नींद जो है वो लेते हैं तो उससे ये होता है कि आप जब सुबह उठते हैं तो बड़े फ्रेश होते हैं, आपका जो काम बाकी के होते हैं, आपका मूड भी बड़ा अच्छा होता है। तो इसीलिए अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और इसके साथ ही जो है मौसम की अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो मौसम जो है वो बस खुशगवार सही है। गर्मी की शिद्दत भी है, हवा भी चल रही है, धूप भी है, तो इसमें आपने जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि डिहाइड्रेशन से आप बच सकें। और इसके साथ ही जो आज मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये भी बताऊं कि आज मैंने पहना हुआ है जी एसएस स्टाइल्स का मैंने आज ड्रेस पहना हुआ है जिसकी डिज़ाइनर हैं जी सालिया। बहुत अच्छे ड्रेसेस जो हैं वो आजकल जैसे समर है तो उनकी बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है, बहुत खूबसूरत, क्योंकि हम देखते हैं कि ख़वातीन का जो इंटरेस्ट है वो कपड़ों की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। समर में जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बनाते हैं और चाहते भी यही हैं कि खूबसूरत नज़र आए, खूबसूरत स्टाइल हो और कम पैसों में जो है वो अच्छे कपड़े जो हैं वो आपके स्टिच भी हों और आप उसके साथ साथ आपको उसको कपड़ों को जो है फैशन के साथ आप लेकर ट्रेंड के साथ भी लेकर चल सकें। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा दें। आज हमारे साथ हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर भी हैं और अब एंकर भी बन चुके हैं। ऑन आवाज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। एंकर बनने पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। नहीं, आप लोगों से ही सीख के आगे बढ़े हम और बड़ा अच्छा लगा हमें आप लोगों के साथ काम वगैरह करके। आप लोगों के साथ काम करके अच्छा लगा। तो खाली हाथ तुम आगे हो, कोई मिठाई शाही बंदा लेकर आता है? हाँ, खाली प्रोग्राम में तुम? वो असल में सारे ऑफिस को वेट किया हुआ कि इंशाल्लाह 15 तारीख को ना, क्योंकि मेरी बर्थडे भी है तो उसी हवाले से प्रोग्राम की भी ट्रीट, बर्थडे की ट्रीट, सारी ट्रीट। अच्छा, मतलब सारी चीजें इकट्ठी एक ही दिन में तुम कहते हो कि बस एक तीर के साथ जो है ना सारे काम हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 15 अगस्त 15 अगस्त एक दिन लेट हो गया। 14 अगस्त के बाद जो है वो आपने जन्म ले लिया। ठीक है जी। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी उजैर अली, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फ्रीलांसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा, उजैर जो है वो ऑन के भाई भी हैं, तो आज दोनों भाई इकट्ठे हैं तो दोनों भाइयों से जो है वो आज अच्छी गुफ्तगू होगी। आप भी हमारा साथ दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई बात करना चाहे वो भी कर सकते हैं। ऑन से हम आज बात करेंगे इनकी बीट से रिलेटेड कि इस टाइम जो हमारे मुल्तान शहर के जो हालात चल रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे, जो सोशल इश्यूज़ हैं स्पेशली, और इसके साथ साथ जो है FBR से रिलेटेड भी बात होगी कि इस टाइम क्या एक्टिविटीज़ उनकी चल रही हैं। तो सबसे पहले तो ऑन FBR के हवाले से जान लेते हैं कि इस टाइम उनकी जो लेटेस्ट हम बात करेंगे अब उसमें अपग्रेड जो किया गया है वो ये कि जिस तरह जायदाद की खरीदो फरोख्त होगी उसमें आपको NOC जो है वो लाजमी आपको लेना पड़ेगा। तो उस हवाले से बताइएगा कि लोगों का जो इस टाइम रिएक्शन है वो क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ा सा अगर इस हवाले से बात कर लें, लाइक जो FBR ने एक कानून नया पास किया अपग्रेडेशंस की, और रवा माली साल में ना इसके अलावा भी बहुत सारी अपग्रेडेशंस हुई कवानीन में, तो जिसमें से एक तो ये NOC वाला है और उसके साथ साथ जो टैक्स की शरह है काफ़ी चीज़ों में वो भी बढ़ा दी गई, और उसके साथ क्योंकि पिछले साल जो FBR को पिछले रवा माली साल में जो हदफ मिला था उससे बहुत ज़्यादा इस साल मिला, और मुल्क की जो हालात हैं वो भी आपके सामने, इकॉनमी है वो भी तकरीबन क्रैश कर गई है। तो अब जब FBR ने NOC ज़मीन की खरीदो फरोख्त के लिए लाजिम करार दे दिया, तो उसमें जो एक ठीक है मानते हैं कि उसमें लाइक जो ब्लैक मनी होती थी, लोग मतलब बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, बैरून मुल्क से भी बहुत सारा पैसा आता है, तो उसमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि भाई किस तरह से ये ब्लैक मनी है, तो ये वाकई ये ब्लैक है वाइट है, तो इस तरह का डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा था।
अब एफबीआर ने जो कानून पास किया उसमें अब एनओसी लेना मतलब लाजिम हो गया। तो जिस दिन ये कानून पास हुआ तो हम जब एफबीआर गए तो हमने देखा बहुत बड़ी एक लाइन लगी हुई थी लोगों की, जो कि ज़मीनें अपनी कुछ बेचना चाह रहे थे, कुछ खरीदना चाह रहे थे। तो अब जाहिर सी बात है, दिन में आपको पता है जिस तरह से मार्केट है रियल इस्टेट की सबसे बड़ी हमारे मुल्क में, तो उसमें अब कई बायर्स होते हैं, कई सेलर्स होते हैं। तो जब ये कानून पास हुआ तो उसकी वजह से थोड़ा सा अब ये जो प्रोसेस है बाइंग एंड सेलिंग का, तो ये डिले हो जाएगा। जब ये डिले होने लग जाएगा तो फिर अब जाहिर सी बात है रियल इस्टेट के बिजनेस को इससे थोड़ा सा इफेक्ट होगा, ये रियल इस्टेट का बिजनेस। और इसके साथ साथ मतलब जो खरीदो फरोख्त है वो भी थोड़ी सी मुतासिर होगी। लाइक जैसे पहले कोई बैरून मुल्क से अगर पैसे भिजवाता था और अपने यहाँ पर अजीज़ अकारिब को, तो जब उन्हें पैसे भिजवाते थे और वो ज़मीन खरीदने के पर्पज़ से, तो अब जाहिर सी बात है अब जब उसका सारा मतलब एनओसी लेने जाएंगे और वो इंस्पेक्शन होगी और सारा, तो वो मतलब थोड़ा सा अब ये रियल इस्टेट का जो काम है शायद इसमें लोग इन्वेस्ट इतना ना कर पाएँ या डिस्करेज हों। हाँ, इसमें क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे कुछ जो हमारे अक्सर आवाम है वो इदारों पे ऐसा सच इतना इत्मीनान नहीं करती, लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि कुछ हद तक हमारी आवाम इसमें ठीक भी है। तो अब जब एफबीआर का इस तरह से एनओसी वाला जो मामला चल रहा है, तो इसमें इस तरह की कोई अपग्रेडेशन होनी चाहिए कि लाइक आप उस वक्त ना रोकें किसी को कि जब उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, सब कुछ, अब ज़मीन जब खरीदने जा रहे हैं उससे पहले ही जब मतलब लाइक उसकी जो अमाउंट थी, उनके जो बैंक्स में अमाउंट है, या फिर अपना आप सबको फाइलर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपना आप नॉन फाइलर को डिस्करेज कर रहे हैं, वो तो एक बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन अगर बिजनेस के उस पर आप एनओसी लेना वो ज़रूरी करार दे देंगे तो उसके वजह से काफ़ी जो बिजनेसेस हैं तो वो डिस्करेज होंगे, वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। जब प्रोसेस स्लो हो जाता है तो हमारी आवाम ज़्यादा इन लंबे चक्करों में पड़ती भी नहीं है, तो वो फिर अब जाहिर सी बात है वो रियल इस्टेट छोड़ के शायद किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर थोड़ा ज़रूरत है एफबीआर को कि अपना एनओसी एट द स्पॉट ना कह के आपने लाइक अभी जाके जब जमीन खरीदनी है तो आप पहले एनओसी लें, लाइक आप पहले ही इंस्पेक्शन कर लें लोगों की जो मतलब लाइक इस बिजनेस से इन्वॉल्व हैं, आप उनकी टोटली इंस्पेक्शन कर लें, आप उनके अकाउंट्स की मतलब उनसे डिटेल मांग रहे हैं। जो रियल इस्टेट का कोई अगर एजेंट है आप उससे मांगे और उससे कहें जिसे आप सेल करवा रहे हैं। लेकिन और मसला ये है ना कि हम जब भी जो है वो लास्ट टाइम हमारे साथ मुख्तार साहब भी मौजूद थे, उनसे भी बात हुई कि लोगों की जो रियल स्टेट में लोगों ने बड़ा कमाया। इस दफ़ा हम लोगों ने ये देखा कि लोगों का जो है वो मोस्टली यही था कि लोग रियल स्टेट की तरफ अपना काम छोड़कर उन्होंने रियल स्टेट की तरफ जो है वो रुख कर लिया, और एकदम से ही कारोबार इतना उठा कि अब इसमें उनको अंदाज़ा लगाना ज़रूरी था कि यार इसमें हमें पता चलना चाहिए कि लोग इतना पैसा जो है वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं और कहाँ ये पैसा जा रहा है। तो उनके चेक एंड बैलेंस के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी थी कि हमें पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट जो है वो जा रही है और कितनी अमाउंट आ रही है। लेकिन जहाँ पर यह है कि अगर इस तरह की ये चीज़ पहले रख दी जाती तो मेरे ख्याल में शायद हमें अभी जो मसाइल देखने में आ रहे हैं वो शायद ना देखे जाते हैं। अभी तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ना कि जाहिर सी बात है जिस बंदे ने अपनी ज़मीन बेचनी है या किसी ने ख़रीदनी है तो वो पहले तो लाइनों में घंटों यहाँ पे खड़ा हो, जलील हो, क्योंकि हमारे इदारों में अभी क्योंकि कानून तो बना दिया जाता है फिर उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जाता, या अगर हो भी रहा होता है तो वो इतना सुस्त होता है कि यहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर मैं इसकी ना एक आपको मौजूदा सूरत हाल में एक एग्जांपल दूं तो लाइक अगर आपने कभी कोई ज़मीन खरीदी हो तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए इंसान कितना जलील हो जाता है, पटवारियों के पास जाना, इधर करना इधर करना, तो रजिस्ट्रेशन वाला जिस तरह से इतना मुश्किल है तो फिर उस वजह से फिर कई मतलब आपको रजिस्टर अपने नाम करवानी या इंतकाल करवाते करवाते बड़ा अर्सा लग जाता है। तो अब जाहिर सी बात है जिसने ऑन द स्पॉट जाके बेचनी है एक चीज़ और वो अगर एनओसी की तरफ चला जाए तो उसे थोड़ी मुश्किलात होंगी। लेकिन अब इसमें कानून हमारे एफबीआर के ये नहीं है कि इसने मतलब अपग्रेडेशन सही नहीं हुई, ठीक है मानते हैं, लेकिन आप जो डीलर्स होते हैं ये जो डील करते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस को, सबसे पहले उनकी इंस्पेक्शन करें, उनके अकाउंट्स देखें और उन्हें पाबंद करें जो उनका जो क्लाइंट है या जो उनका जो उनसे बाय करवा रहा है, जो उनसे खरीद रहा है, तो उनके जो मतलब सारे पैसों की जो डिटेल्स हैं वो खुद आके एफबीआर को प्रोवाइड करें और वहाँ से सारी इंस्पेक्शन एफबीआर करे, न बनस्बत इसके कि अपना लाइक बाय एंड सेलर खुद आके लाइनों में लगे एनओसी। सही। अच्छा, इसमें मजीद भी बात करते हैं, उज़ैर से जानते हैं। उज़ैर, आपके काम के हवाले सबसे पहले तो जानेंगे ना कि जो आप काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं,
क्योंकि जाहिर सी बात है हम आजकल देखते हैं ई कॉमर्स की तरफ जो है लोगों का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स का भी स्पेशली। वो सबसे पहले तो ये बात आती है ना कि जब डॉलर्स का नाम आ जाए ना तो सबसे पहले इंटरेस्ट तो वहीं से पैदा हो जाता है, ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली जो हमारा सिस्टम होता है फिजिकल, जो स्टोर्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, ई कॉमर्स की जो एक फिजिकल सिस्टम, इस तरह से एक ऑनलाइन सिस्टम भी है, उससे हम ई कॉमर्स कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए हो तो पहले तो ये करता है कि अपने दोस्त को साथ लेता है, दुकानों में फिरता है, 4 घंटे 5 घंटे चीज़ ढूंढता है, फिर भी अगर उसे ना मिले खुद भी एक टाइप ऑफ जलील होते हैं, दोस्तों को भी। लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें अमेरिका की, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ की, वहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग को। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर मतलब मैं 3-4 घंटे एक चीज़ ढूंढने में लगा दूंगा, इससे अच्छा है कि मैं वो 3-4 घंटे अपने काम में लगा लूँ, और इससे बेहतर है मैं चीज़ खरीद लूँ, एक दिन में 2-3 दिन में डिलीवर हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ उनका टाइम सेव करेगी बेसिकली। तो ये बाहर इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी राइज हो रहा है, लोग यहाँ पर शऊर आ रहा है लोगों को, क्योंकि डॉलर्स का अगर बात करें, डॉलर्स हमारे मुल्क में बेसिकली जो मुल्क का पूरा सिस्टम होता है वो मतलब जो गवर्नमेंट जॉब की बात कर लें या डिफरेंट सेक्टर की बात कर लें, सबके लिए नहीं होती हैं। जो गवर्नमेंट जॉब्स में जो बैठे होते हैं बेसिकली वो तहफ़्फ़ुज़ ही दे रहे होते हैं ना अवाम को। मुल्क जो इंटरनेशनली चलते हैं आपके एक्सपोर्ट से चलते हैं, आप जो एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारी मुल्क के इस टाइम अगर देख लें तो आप ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करें, आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में आप अपनी सर्विसेज इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं भी अपनी एक सर्विस कर रहा हूँ, तो जब आप अपनी सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो बाहर से आपको जाहिर सी बात है डॉलर्स आते हैं, उनकी करेंसीज में पेमेंट्स आती हैं, तो वो चीज़ मुल्क के लिए भी फ़ायदा है, आपके लिए भी फ़ायदा है। और यही मेरा अच्छा, आप मोस्टली जो है वो जाहिर सी बात है इस काम को स्टार्ट करने के लिए जाहिर कि आपको इंटरेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है ना। आप जो भी काम करें, स्पेशली इसमें स्किल्स का जो है वो काम ज़्यादा है, मार्केटिंग स्किल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्या ख्याल है? नहीं, मार्केटिंग स्किल ज़रूरी नहीं है कि मार्केटिंग स्किल ही अच्छी होनी चाहिए आपकी। हर टाइप का काम मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ई कॉमर्स वाला आ सकता है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इंट्रोवर्ट हैं, मतलब बात करना पसंद नहीं करते लोगों से, तो वो भी इस टाइम बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। वो भी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ मतलब एनिमेशंस कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। तो ये वही स्किल्स में आ गया ना आपका काम, कि आपने ये जो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई आपकी, इसमें आपके डिफरेंट बाकी काम आ जाते हैं, तो वो उसमें आप अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अमेज़ॉन आया तो लोगों को उस तरफ भी रुझान जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। आप भी अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं? हाँ, अमेज़ॉन से रिलेट कर सकते हैं, बट मेरी अपनी वेबसाइट्स हैं कुछ। अच्छा, अपनी वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं? अपनी वेबसाइट्स हैं। अमेज़ॉन तो एक प्लेटफॉर्म है, ये मतलब अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर जाके अपना स्टोर्स बनाते हो। तो इस टाइप की और भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, ईबे है। तो बेसिकली मेरा एक अपना सिस्टम है, एक अपनी वेबसाइट है जिसके थ्रू पाकिस्तान में भी अभी मैं सेल करता हूँ और बाहर भी मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करता हूँ। तो अमेज़ॉन के आने से लोगों को बस एक शऊर आया कि यार मतलब ऑनलाइन वे से भी अर्न किया जा सकता है। पहले तो लोग समझते थे कि ये स्कैम है और ये मतलब हमारे लिए ये चीज़ नहीं है। हाँ। अमेज़ॉन के आने से शऊर आया कि ठीक है ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। तो बेसिकली सिस्टम वही होता है सारा कि आप एक चीज़ सेल कर रहे हो, ऑनलाइन सेल कर रहे हो, स्मूथली सेल कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात कर लें किसी बाज़ार में एक दुकान लेने की, एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आपको लग जाती है। जो कि अगर आप ऑनलाइन दुकान बनाने की सोच भी लें, लाइक वेबसाइट, तो चंद हज़ार में आपकी वेबसाइट बन जाती है। तो एक आपका एक जो कह सकते हैं कि आपकी जो एफर्ट है, फिज़िकल एफर्ट, वो सेव हो रही है, आपका टाइम सेव हो रहा है और आपकी सबसे ज़्यादा आपकी कैपिटल सेव हो रहा है इस चीज़ में। और इसको आप कन्वीनियंट बना सकते हैं, अपने हिसाब से रन कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और काफ़ी स्मूथ बिजनेस है अगर लोग इस तरफ रुझान
करें अपना। अच्छा, एक आम बंदा, इस पे बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, जिसने एक अच्छी अर्निंग भी चाह रहा है, वो इस तरफ आना भी चाह रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाहे, तो उसे आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर उसके पास अमाउंट भी नहीं है कि उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन उसने अपना काम स्टार्ट करना है ऑनलाइन, तो वो क्या करे? बेसिकली जब मैंने काम स्टार्ट किया था मेरे पास भी पैसा नहीं था। और ये सबसे पहले तो यही बात होती थी कि हम लोग जिस तरह का इस टाइम हमारी सूरत हाल चल रही है, मुल्क की सियासी सूरत हाल, उसमें महंगाई भी है, उसमें बेरोजगारी भी बहुत है। लोगों के लिए, लोग पढ़े लिखे तो हैं, जाहिर सी बात है, लोगों के पास डिग्रीज भी हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि फिर वो जॉब कहाँ करें या बिजनेस कहाँ करें। अगर से बिजनेस करना है तो फिर उसके लिए अच्छा खासा आपके पास इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, और जॉब तो वैसे ही यहाँ पर माशाल्लाह मुश्किल हालात हैं, तो उस लिहाज से जाहिर है पैसा जो है इस टाइम लोगों के पास बहुत कम है। क्वांटिटी। हाँ, बेसिकली वही बात है कि मैंने बताया कि जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बेसिकली अभी वर्चुअल असिस्टेंट ही काम किया था लोगों के लिए, कि मतलब जिनके पास पैसे हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है अपनी चीज़ों को मैनेज करने का। अब होता क्या है कि बाहर के जितने हमारे क्लाइंट्स होते हैं, मोस्टली अमेरिकन्स, उनकी एक अच्छी जॉब होती है, उन लोगों के पास टाइम नहीं होता। वो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से और डिफरेंट कंट्रीज से प्रेफर करते हैं कि हम हायर कर लें, अपना एक असिस्टेंट हायर कर लें कि जो हमारे सारे बिजनेस को मैनेज करेगा। तो वो आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं, आप उनके साथ पार्टनरशिप में आ जाते हो। जो आप जनरेट करते हो, रेवेन्यू जनरेट करते हो, फिर आप एक एग्रीमेंट कर लेते हो कि इतना मैं लूंगा और इतना आप लोगे। बेसिकली इन्वेस्टमेंट उनकी होती है, हर चीज़ उनकी होती है, रिसोर्सेज उनके, कंपनी उनकी, लेकिन आप उनके लिए रन कर रहे होते हो। आपको बेसिकली स्टार्ट करने के लिए सिर्फ स्किल्स चाहिए, आपका इंटरेस्ट चाहिए, और उसके अलावा पाकिस्तान में भी स्टार्ट कर सकते हो आप। अब डिफरेंट मॉडल्स हैं ना बिजनेस के, जैसे एक तो है ई कॉमर्स में आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। इससे अगर स्टार्टिंग में देख लें तो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपको जब ऑर्डर आता है फिर आप उस चीज़ की इन्वेंट्री परचेज करके डिलीवर करते हो ऑर्डर को। तो बेसिकली मेरे ख्याल से आपको स्किल पे फोकस करें, आप अपने क्लाइंट मिल जाएगा आपको इजीली। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है, मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट तब ज़रूरी है कि जब आपका बिजनेस ना ग्रोइंग एज में हो। मोस्टली लोग जब आपका बिजनेस ग्रोइंग एज में जाता है, उस पीरियड में जाता है, आपकी सप्लाई को कवर करने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं है, फिर आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो क्योंकि आपने अपनी डिमांड को पूरा करना है। तो आप इन्वेस्टमेंट लेके अपनी डिमांड पूरी कर सकते हो, अपनी डिमांड पूरी कर सकते हो अपनी सप्लाई को मैनेज करके। तो इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल है आपको वहाँ ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, इन्वेस्टर्स वैसे ही जुड़ जाते हैं आपके साथ। अच्छा, चलिए मजीद भी आपसे जानते हैं, ऑन इसमें मुल्तान शहर के अंदरून में जो पुरानी खस्ता इमारतें हैं उनके हवाले से जान लेते हैं कि उनके क्या हालात चल रहे हैं। मुल्तान शहर का जो अंदरून है वो एक यहाँ पर तारीखी हैसियत रखता है, क्योंकि हम पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले लाइक आप देख लें तो जब बड़े सगीर था ये, और यहाँ पर पाक हिंद में मोस्टली अंदरून शहर में जो एक हमारी हिंदू कम्युनिटी है वो यहाँ अपना ज़िंदगी गुजारती थी। तो अभी भी वहाँ पर काफ़ी इमारतें ऐसी हैं जिनकी तारीख भी नहीं मिलती, इतनी पुरानी इमारतें हैं वहाँ पर। तो लेकिन अब क्योंकि जो वसाइल हैं और जो एक मतलब एक मुल्क का हमारा एक इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं और हमारे ख़राब मुआशी हालात हैं, तो उस वजह से फिर अपना जो पर कैपिटा इनकम है हमारी काफ़ी कम है। तो मुल्तान शहर अंदरून में मोस्टली जो मेजॉरिटी वो लोग भी रहती हैं यहाँ पर जो लाइक मतलब दिहाड़ीदार तबका है, या फिर अपना जो अपना इतना कमाते हैं कि दिन में उनके अपने ही अखराजात पूरे हो सकें। तो अब वो जो जिन इमारतों में रह रहे हैं वो तकरीबन आप देखें कुछ 100 साल, कुछ 150 साल, कुछ 2-2, 250 साल भी पुरानी इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं। अब आज से तकरीबन 4 साल पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें बाहर के मुल्क की कुछ फंडिंग्स आई थी, और उन्हें मतलब लाइक देखा, उन्हें यहाँ पर सारा विजिट किया, और मुल्तान में जो ये अंदरून की पुरानी इमारतें थी तो उन्हें इसके हवाले से मतलब लाइक हमारी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम भी करना चाहा, और इंतज़ामिया और जो बाहर के फॉरेनर्स थे उनने यहाँ पर आके कुछ घर हाईलाइट किए थे जो कि लाइक आज से 4 साल पहले उनका ये कहना था कि ये घर तकरीबन रेनोवेशन की अशद ज़रूरत है, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से लोग इनमें रहने पर मजबूर हैं।
तो अब जब यहाँ पर वो उनने सारा सर्वे किया तो तकरीबन 100 से 150 घरों को उनने मेंशन किया और उन पे आज भी वो नंबर मौजूद हैं उन घरों पे कि ये जो घर हैं ये बहुत खस्ता हाली का शिकार हैं, ये जल्द गिर सकते हैं। इस टाइम तकरीबन वैसे घरों की अगर बात करूं तो 350 से 400 घर ऐसे हैं जो कि मतलब लाइक उनमें आप देखें ना तो आपको ऐसे लगता है जैसे ये अभी गिर जाएंगे, ये अभी गिर जाएंगे। तो लाइक 150 घरों पे फिर भी नंबर लगाया, इंतजामिया आई, उनने देखा तो फिर उसके बाद कारपोरेशन भी जो हमारी है तो वो भी मतलब लाइक उसके पास भी ये टास्क है जो पुरानी इमारतें हैं उन्हें खाली करवाएं, उन्हें उनकी जो रेनोवेशन का काम है वो देखें और तमाम ये सूरत हाल देखें। मगर इंतज़ामिया की कोई उस पर आप देखें तो कोई काम भी अभी तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं। आज से 8 माह पहले एक घर की दीवार गिरने से एक छोटी सी बच्ची जान बहक हो गई थी और इसके ऐसे मतलब कई मतलब हादसा वहाँ पर हो रहे हैं। अच्छा, इसकी रेनोवेशन के लिए अभी तक इंतजामिया भी कोई काम नहीं कर रही। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही अटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर के अगर आज के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान शहर का मौसम अलल सुबह से ही हल्की हवा चलने के साथ ही मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन इसी के साथ ही सूरज ने स्ट्रेट अपनी आंखें दिखाना मुल्तान के बासियों के ऊपर ही रख ली हैं और इसी के साथ ही मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म भी महसूस हो रहा है। ताम हवा चलने की वजह से अलल सुबह तो मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार था, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी भी हल्की फुल्की हवा तो चल रही है, लेकिन उसके बावजूद गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज शहर का 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के तनासुब को देखें तो गुज़िश्ता कई दिनों की तरह मुल्तान शहर का हवा में नमी का तनासुब जो है वो कदरे बेहतर है। आज भी 75% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो मुल्तान शहर का गुज़िश्ता 4 से 5 रोज से एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन हद तक आलूदा है। आज भी 155 पॉइंट्स होने की वजह से मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कदरे आलूदा है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो आज मुल्तान 5वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि मुल्तान शहर का मौसम इसी तरह से आइंदा 24 घंटे के दौरान भी गर्म रहेगा। अलबत्ता दोपहर और शाम के औकात में हल्की गर्द आलूद हवाएं चलने की वजह से मौसम कदरे बेहतर और खुशगवार हो जाएगा। लेकिन बारिशों के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 2 से 3 रोज तक बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता 15 तारीख से मुल्तान शहर में एक छोटा सा बारिशों का सिलसिला दाखिल होने की पेशगोई जाहिर की जा रही है, जिसके साथ ही वो बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा और बारिश की वजह से मुल्तान शहर का मौसम कदरे बेहतर और खुशगवार हो जाएगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम गर्म, मरतूब और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ ही जो है उज़ैर से जानेंगे। उज़ैर, स्किल्स के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसमें जो स्किल्स हैं वो कौन सी इम्पॉर्टेंट है जो कि आप सीख सकते हैं और फिर इसको जो है आप आगे अर्निंग के तौर पे भी और काम भी अपना बेहतर कर सकते हैं। बेसिकली पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया था। मैंने काफ़ी अर्सा काम भी किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है ग्राफिक में। मतलब आपका वेट है कि मैंने पैसा कमाना है? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया था, तब था मेरा ये कि मैंने पैसा कमाना है इससे। मैं ज़्यादा अरसा सस्टेन नहीं कर सका ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था ना। मतलब एक वही मुझे ग्राफिक या लोगो या इस चीज़ में था नहीं। मेरा इंटरेस्ट था बिजनेस में या कुछ सेल करने में, ब्रांड लॉन्च करने में, इस चीज़ में था। फिर मैंने इस चीज़ को क्विट किया। फिर मैं आया ई-कॉमर्स में आया, प्रोडक्ट लॉन्च किए, डिफरेंट सर्विसेज दी। उसके बाद फिर मतलब मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट इस जगह पे है। फिर मैंने काफ़ी अर्सा काम किया। मतलब पहले 1 साल मुझे कुछ इससे ख़ास नहीं आन हुआ,
मुझे दूसरे कामों से आ जाता था, लेकिन इसमें एक इंटरेस्ट था मेरा, मैं 5-5, 6-6 घंटे भी काम कर लेता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मुझे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए ई कॉमर्स के। फिर मैंने क्विट कर दिया, बाकी जितने मेरे काम थे सारे वो मैंने क्विट किए, मैंने इसको फोकस किया। तो बेसिकली इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है आपका शौक किस चीज़ में। बाहर तो ऐसा होता है ना कि जो बच्चा पैदा होता है उसको जाकर वहाँ पर एक डिफरेंट उसके स्ट्रीम्स में दे दिया जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर ग्राफिक में आप ग्राफिक में जाओ, स्पोर्ट्स में आप स्पोर्ट्स में जाओ, अगर आपका सिंगिंग में आप सिंगिंग में जाओ। तो सिंगिंग से अंदाजा हो रहा है मुझे। तो यहाँ पर वो नहीं होता। यहाँ पर हमारे स्पेशली जनूबी पंजाब में तो ये होता है ना कि बच्चा पैदा हो, कहते हैं कि आप डॉक्टर बनोगे या आप इंजीनियर बनोगे या आप पायलट बनोगे। यहाँ पर तो यही सिस्टम होता है, ये नहीं देखते कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। तो इसलिए इंटरेस्ट आपका, जहाँ पे इंटरेस्ट है ना, आप पहले वो चीज़ देखो कि आप जहाँ पर काम कर सकते हो, चाहे, क्योंकि अप एंड डाउन हर फील्ड में होते हैं। आप काम कर सकते हो और आप अपने आप को ये सेटिस्फाई कर सकते हो कि मैं बगैर पैसों के भी इस चीज़ के पे काम कर सकता हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। अब क्रिकेटर होते हैं, वो लोग मतलब पहले इतना ट्रेंड करते हैं अपने आप को, फिर जब वो फेमस हो जाते हैं तभी वो अर्न करते हैं ना जाके, तब उनके शर्ट्स पे लोगो लगते हैं या डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं उनको मोनेटाइज करते हैं। तो इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है, आपका जहाँ इंटरेस्ट है वहीं उसी पे आप सस्टेन कर सकते हैं। अभी जो है आपका बिजनेस की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, तो आप सिंगिंग भी करते हैं मेरे ख्याल में, इंटरेस्ट तो आपके बहुत सारे हैं। तो उसको भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, कंटिन्यू किया हुआ है? हाँ, कर रहे हैं, साथ साथ लेके चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी में भी मैं एक सोसाइटी थी, वहाँ पर मैं एक छोटी सी सोसाइटी थी, शुरू से शुरू की थी हमने उस म्यूजिकल सोसाइटी। और बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ थी और मतलब हर सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स थे इस्लामाबाद में या यूनिवर्सिटी में। तो मुझे म्यूज़िक सोसाइटी को, मैं सिंग करता था तो मुझे उन्होंने फॉर्म दे दिया कि जाओ तुम अपनी सोसाइटी बना लो। मैं वो फॉर्म लेकर गया, मैंने 1 साल में उसको बहुत एक अच्छा सा खड़ा कर दिया था। अब तो एक प्रॉपर चल रही है और इस्लामाबाद में काफ़ी बिजनेसेस स्पॉन्सर्ड भी करते हैं उनके इवेंट्स को। तो वही बात है ना कि इंटरेस्ट होता है अगर आप एक चीज़ का, तो उसे आप आगे लेके जा सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल होता है। आप उनसे ज़्यादा काम करते हो जो आपके कंपटीशन में है, आपके साथ जो इस टाइम है ना, उनसे आप ज़्यादा काम करते हो, उनसे आप ज़्यादा मेहनत करते हो। एलोन मस्क को देखो, ऑन से ज़्यादा मेहनत करते हो? ये बताओ। ऑन से ज़्यादा तो नहीं मेहनत करता मैं, मतलब ऑन कहना चाह रहे हो कि मेहनती है? ऑन मेहनती है लेकिन मेहनत भी डिपेंड नहीं करती सिर्फ। आजकल स्मार्ट वर्क ज्यादा मैटर करता है हार्ड वर्क से। तो ये हार्ड वर्क करता है, मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ। क्या बात है। और कितनी अर्निंग कर लेते हैं आप, वैसे कितना कमा लेते हैं? वैसे ये फेमस saying है कि औरत से उसकी एज और मर्द से उसकी कमाई नहीं पूछनी। बट ये है कि यहाँ बताना जरूरी भी है। मतलब ये है कि इंटरेस्ट रखते हैं, काम करना चाहते हैं, इस एज में बॉयज की जितनी अयाशियां होती हैं वो मैं कर लेता हूँ पूरी अपने लिए, मतलब इंडिपेंडेंट हूँ, फुली इंडिपेंडेंट हूँ। और इवन मैं ये है कि जो मेरे और दोस्त हैं उनकी भी हेल्प कर लेता हूँ किसी मामले, मतलब कुछ स्टार्ट करने में या वो करने में। तो इंडिपेंडेंट अच्छा खासा आप कमा लेते हैं। बेसिकली ये बताना नहीं चाह रहे, लेकिन मेरे ख्याल में ऑन से जानते हैं। असल में सीन इस तरह का है कि जब हमारा तो तकरीबन इस तरह का सीन होता है, हमारी जब तनख्वाह आती है, हमारी तो तनख्वाह होती है बेसिकली तो मेरी तकरीबन मैक्सिमम चल जाती है 2 हफ्ते या हार्डली 3 हफ्ते, तो इतना ही। और फिर घर वाले भी कहते हैं ना बच्चा कमा रहा है, तो घर वालों को भी ये रियलाइज करवाया कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कमा रहा हूँ, लेकिन बैक एंड पे फिर मैं इसे कॉल करता हूँ या मैसेज करता हूँ, भाई मुझे इतने ट्रांसफर कर दो, इतने दे दो, इतने दे दो। अच्छा, फिर वो भाइयों में तो फिर चलता रहता है? हाँ, भाइयों में बिल्कुल ऐसे ही। मतलब लाइक ये है कि हम जिस तरह से ऑन फील्ड या फिर अपना बाकी जितने भी इदारे, मतलब लाइक आपको सुबह उठें, तैयार हों, जॉब करने जाएं, ऑफिस जाएं आप, या फिर अगर आपका कोई बिजनेस भी है तो आप उठकर दुकान पर जाएं, दुकान पर आपके एक पूरी टाइम होगी, आपका वहाँ कस्टमर आएगा, आप वहाँ से नागा नहीं कर सकते, आप वहाँ पर छोड़ नहीं सकते, आप हर चीज़ को लाइक उसी तरीके से लेकर चलते हैं।
इनके काम में तो ये लाइक आप लेटे पड़े हैं, आपने लैपटॉप ऑन किया, कस्टमर का अगर कोई मैसेज आ गया आपने रिप्लाई किया, आप फिर सो गए। फिर लाइक आप उठते हैं, आप देखते हैं मैसेज वगैरह या कोई अपना मतलब आरामदेह काम है, बहुत ज्यादा आरामदेह। इतना आरामदेह भी नहीं है जितना आप बता रहे हैं। हमें ऐसे लगा इतना आरामदेह नहीं है। हाँ बेसिकली फर्क पता है कहाँ आता है? हाँ ये अगर महीने का 20, 30, 40, 50 हज़ार भी कमा ले तो मेरी आती है डॉलर्स में। हाँ, तो वो देखा मैंने कहीं अभी बोलेगा डॉलर्स में आती है तो मेरी इनकम ज्यादा है और मुझे लगा भी कसूर इसका नहीं है, कसूर इसका नहीं है। सही है। अच्छा तो फिर घर में सबसे ज्यादा जो है वो उज़ैर आपका है या ऑन आपकी चलती है? नहीं है घर में तो जाहिर सी बात, घर में हम दोनों दोनों की नहीं चलती क्योंकि हमसे बड़े भाई हैं, उनकी ज्यादा अटैचमेंट है। सही है, और थोड़ा बड़े का रोब भी तो होता है ना। अच्छा इसके साथ जो है हम ये भी बात कर लेते हैं कि कॉलर है पहले हमारे साथ में, बात कर लेते हैं स्टोरी पे। अस्सलाम वालेकुम। जी राबिया है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम उज़ैर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा आपने जो बातें की फ्रीलांसिंग के बारे में। थैंक यू। एक्चुअली शी इज़ मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी एक सीनियर थी और मेरी सिस्टर भी मैंने कहता था, तो शी इज़ माई सिस्टर, वर्चुअल सिस्टर कह सकते हैं, लेकिन बट हमारा जो बॉन्ड था ब्रदर एंड सिस्टर का यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा था। और इनके क्यूट सी बेटी भी हैं सीमल, तो अच्छा बहुत क्यूट हैं। अच्छा ठीक है, जाहिर सी बात है आप जब देखते हैं, जब आपके जो दोस्त होते हैं आप उनको टीवी पर देखें या वो आपको सुने तो फिर अप्रिशिएट करने के लिए आप लाजमी कॉल करते हैं, ऐसे ही है ना? अभी मैंने राबिया है हमारे साथ। जी 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 मैं बिल्कुल हूँ। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ जैसे उज़ैर ने फ्रीलांसिंग के बारे में इतना अच्छा आगे से इलाबोरेट किया। और मेरी बात पहचानी। दूसरी बात इसके बाद सॉरी बहुत खुश हूँ। अच्छा खुश हैं, चले बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया कॉल। जी जी तो मैं उज़ैर को एक सवाल करना चाहती हूँ। उज़ैर आप मुझे कहीं ये बताएं, अपने देखने वालों को भी बताएं कि फ्रीलांसिंग में कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको इजी बना सकते हैं टू बिकम अ टॉप फ्रीलांसर? मतलब फ्रीलांसिंग में वही जो स्किल है ना आपका, सबसे जो आपका इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आपकी जो डिग्री होती है, क्योंकि डिग्री का हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि मतलब मैंने भी कुछ सीखा नहीं अपने एजुकेशन सिस्टम से। यहाँ पर कोई स्किल पे फोकस नहीं होता। आप अपना इंटरेस्ट देखें, जहाँ मैच कर रहे हैं ना आपका इंटरेस्ट। अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है आप ग्राफिक में चले जाएं। अगर आपकी मतलब टीचिंग स्किल अच्छी है, उसके लिए प्री प्ले एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाकर टीच कर सकते हैं। पर आवर के हिसाब से आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस के हवाले से कैलकुलेशंस या मतलब वहाँ इंटरेस्ट अच्छा है तो आप अमेज़ॉन पे चले जाएं। मतलब हर चीज़, हर फील्ड में कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो आपके इंटरेस्ट से मैच करेगी। सही। अच्छा इस पर मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा ऑन इस टाइम हम अगर शहर में बात कर लें ना कि स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब 14 अगस्त भी जो है वो बिल्कुल अब डेज नज़दीक हैं, उस हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। शहर में अगर हम स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से बात करें तो इस टाइम सबसे अहम तरीन जो शरह है शहर की वो है मुल्तान एयरपोर्ट रोड। तो एयरपोर्ट रोड पर भी आप देखें तो स्ट्रीट लाइट गायब है। हाँ। एयरपोर्ट रोड पर आपके तो रोड की भी बड़ी खस्ता हालत है, मतलब रोड का मेन रोड है आपका, देखें एयरपोर्ट का। एग्जैक्टली। उसके अलावा रोड्स पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ना शहर की, मुतअद्दिद स्ट्रीट लाइट ऐसी हैं जो कि ख़राब हैं और उसकी वजह से फिर ज़ाहिर सी बात है क्राइम में और चोरी डकैतियों में इतना इजाफा हो जाता है कि लाइक आप फिर कंट्रोल भी नहीं कर पाते। अब आगे 14 अगस्त आ रहा है तो जो मतलब लाइक रात 12 बजे आपको पता है इस तरह का सीन होता है कि लोग घरों से बाहर निकलते हैं बाइक्स पर और लाइक एक बहुत ही ज़्यादा एक क्राउडी माहौल हो जाता है। तो उस हवाले से भी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक टास्क सौंपा गया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कि आप शहर की उन जगहों पर मोबाइल स्ट्रीट लाइट्स का भी एहतमाम करें और साथ जो चार्जेबल स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी लगाएं। तो लेकिन अभी फ़िलहाल जो एयरपोर्ट रोड वाली जो स्ट्रीट लाइट गायब है उसकी सिर्फ और सिर्फ लाइक 4 से 5 मीटर की तार है
जो कि ना अंदर डलने की वजह से, इंस्टॉल ना होने की वजह से वो नहीं चल रही। अच्छा, अब वो जो तार है, हम जब कारपोरेशन के पास गए, हमने पूछा कि लाइक शहर की तो वैसे तो बहुत सारी स्ट्रीट लाइट नाकिस हैं, ख़राब हैं, आपने उनके लिए भी कुछ नहीं किया, तो एयरपोर्ट रोड पर आप क्यों ही लाइक कुछ नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा जो वो तार है वो जब इंस्टॉल करते हैं तो लाइक जो हमारे कुछ ऐसे शहरी होते हैं तो वो अंदर से खींच के चोरी कर लेते हैं उन तार को। जब चोरी कर लेते हैं, जाहिर सी बात है आपको लगानी तो आप ऊपर से ऑन द रोड तो आप नहीं रख सकते, क्योंकि लाइक वहाँ से किस तरह की ट्रैफिक गुजरनी है आपको अंदाज़ा नहीं है, वहाँ से कोई अपना कोई भी मतलब लॉन्ग व्हीकल भी गुजर सकता है, तो इसलिए वो फिर अपना सामने रखते हैं तो वो फिर चोरी भी हो जाती है। तो इसलिए शहरियों को भी चाहिए, चाहे आप कोई और चीज़ कर लें, लेकिन इस तरह का जो मटेरियल है जिसे फिर आपको सिर्फ देखें 4-5 मीटर की तार ना होने की वजह से पूरा एयरपोर्ट रोड इस टाइम तारीखी में छा चुका है, वहाँ सारा अंधेरा ही अंधेरा है। अच्छा, उसके अलावा फिर हम अगर रोड्स के हवाले से बात करें तो मुल्तान शहर की जो मेन रोड्स हैं, जिसमें वाटर वर्क्स रोड है, नवाबपुर रोड है और दीगर इस तरह के बड़े बड़े रोड्स हैं, तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया लाइक दे आर मतलब अभी तक नहीं बन पाए। सीवरेज लाइन के मंसूबे के लिए इन्हें खोदा जाता है, लेकिन फिर जब सीवरेज लाइन के लिए खोदा भी जाए तो उनकी दोबारा जब मेंटेनेंस की बारी आती है तो बड़ा एक अरसा लग जाता है। अब जो वाटर वर्क्स रोड है उसकी बात करूं तो तकरीबन 5.25 करोड़ 17.5 लाख रुपए का उसका टेंडर रिलीज हो गया। तो वहाँ पर भी थोड़े मसाइल चल रहे हैं लाइक ठेकेदारों के, इंतजामिया के, और फिर इन मसाइल की वजह से काम नहीं हो पाता। जब काम नहीं होता तो जाहिर सी बात है तंग आवाम होती है। फिर अच्छा, जहाँ पर एक तो रोड खराब होता है, तो रोड अगर एक डबल वे रोड है, एक रोड खराब हुआ तो दूसरे रोड पर क्या होता है कि वहां पर जो रेडियां होती हैं वो खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से तजावुजात करने की वजह से पहले भी आप देखें कि वन वे से डबल ट्रैफिक गुजर रही है और आगे एक रेडी भी आ जाएगी और वो फिर अपना आपको गुजरना वैसे मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिर माशाल्लाह से हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और जो भी मतलब लाइक इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ वगैरह करती हैं, आज तस्वीरें बना ली, कार्रवाई हो गई, कल हम देखते हैं वो सारी चीजें वहीं खड़ी होती हैं। कहेंगे भाई ये अपना जो मोबाइल मतलब तजावुजाती जो आप कह रहे हैं कि लाइक जो मूवेबल हैं उन्हें क्या करेंगे, हाँ भाई आज गए हैं कार्रवाई कर दी तजावुजात के खिलाफ, ये हो गया वो हो गया। जब हम कल जाते हैं तो वो एज इट इज वैसे ही खड़े होते हैं। तो मतलब एज सच इतना परमानेंट जो है कोई भी आज तक उस सिस्टम को बेहतर नहीं किया जा सकता। रोड बना रहे हैं ना आप ये तजावुजात को कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है एम्बुलेंस तक को मतलब लाइक अब देखें ना, जहाँ से ट्रैफिक सारी ब्लॉक है तो एम्बुलेंस ने तो वहीं से ही गुजरना है। जब एम्बुलेंस के गुजरने का रास्ता नहीं होगा आपके पास तो ट्रैफिक तो वहीं जैम हो जाएगी। इस वजह से आप देखें शहर में अगर लाइक चले एम्बुलेंस में कोई पेशेंट नहीं भी है, लेकिन एम्बुलेंस ने एक जगह जाना तो है, एक जगह लेकर आना तो है, तो इस वजह से पूरे शहर का जो ट्रैफिक का निजाम है वो भी दरम भरम हुआ पड़ा है। फिर जब आपको थोड़ी सी भी जगह मिलती है बाइक्स को कट मार के आगे निकलने की कोशिश करते हैं, मतलब फुल स्पीड में। वो तो यहाँ पर हमारा है ना कि यहाँ पर रूल्स को कभी भी फॉलो नहीं किया गया। और अभी हमारे जो भी लॉ है ट्रैफिक के हवाले से भी, उस पर भी लोगों का कोई खास तवज्जो नहीं होती कि किस तरीके से आपने ड्राइव करनी है। कोशिश ये होती है कि हर इंसान को जल्दबाजी है, वो किसी तरह से है कि हमने बस किसी, हालांकि आप 2 मिनट भी वेट नहीं कर पा रहे होते कि अच्छा यार कोई रास्ता बन जाएगा तो आप इजीली आप वहां से गुजर जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि बस किसी न किसी तरीके से रास्ता आपको मिल जाए और आपने वो क्रॉस। बिल्कुल ऐसे यार, इंसान अपना रास्ता बनाने के लिए ये नहीं देखता कि दूसरे को नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी आपके थोड़े शो के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जैसे आपने आपका शो स्टार्ट हुआ तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अब लोगों के मसाइल को भी देखते हैं, लोगों के रद्द अमल को भी सामने आता है। हमने अब हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है रोहित चैनल पर आखिर क्यों, तो इसका जो बेसिकली थीम है, तो हम जो हमारे इदारे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इदारों के साथ ही ऑन द ग्राउंड जाएं और जो कार्रवाई या जो भी मतलब लाइक उनका कोई एक्शन ले रहे हैं किसी चीज़ के खिलाफ तो हम वो शो करवाते हैं। अब मेरा पहला प्रोग्राम हुआ हेलमेट पर। अब देखें हेलमेट आपको मतलब जब आप ऑन द रोड आप बाइक पर हैं और आपका अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है तो 70% आपको सेफ रख सकता है मेजर इंजरी से। मतलब लाइक सबसे बड़ी तो आपकी हेड इंजरी होती है। अगर आपको बाजू पे चोट लग जाए, टांग पर चोट लग जाए, वो मतलब ठीक है नुकसानदेह, लेकिन मतलब कुछ अर्से तक वो ठीक हो जाती है। लेकिन जो सर की चोट होती है ना उसका कोई मतलब खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है। मौके पर डेथ हो सकती है, लाइक आप सारी जिंदगी कोमा में भी चले जाते हैं, मतलब लाइक आपको बहुत ही ज्यादा। अच्छा, अब जब हमने वो प्रोग्राम किया तो उसमें लाइक हम ऐसे मतलब लाइक ट्रैफिक पुलिस के साथ ही मिलकर हमने लाइक लोग रोक के लाइक मैसेज ही देना होता है हमें मीडिया के थ्रू कि लाइक कितना जरूरी है आप इसे पहने। तो अच्छा, अब उसमें लोग भाई गर्मी है,
गर्मी है, मुल्तान की गर्मी, हम कैसे हेलमेट पहने, क्या करें, वो लाइक ठीक है हम मानते हैं मुल्तान की गर्मी, आप शीशा ऊपर कर लें। अच्छा, फिर कुछ लोग चालान के डर की वजह से, हेलमेट है उनके पास, हेलमेट या तो नीचे अपना लटकाया हुआ होता है या फिर अपना ऊपर टैंकी पे रखा हुआ होता है और बाइक चला रहे होते हैं। जब उन्हें रोके, भाई हमारे पास तो हेलमेट है, हमने तो कोई वायलेशन नहीं की, तो मतलब ऑन द व्हीकल हमारे पास तो हेलमेट है। आप इसे सिर्फ शो पीस के लिए ना करें, आप उसे पहने। अच्छा, उसके बाद हमने एक और प्रोग्राम किया एक्सरसाइज के साथ। अब जब हमने एक्सरसाइज के साथ एक प्रोग्राम किया तो उसमें ये हमारी ही बेइज्जती है, लाइक हम कुछ मीडिया पर्सन हो गए या फिर एडवोकेट हजरात हो गए, कुछ इस तरह की थोड़े ब्यूरोक्रेटिक टाइप लोग हो गए, तो जब इदारे उन्हें अगर कोई रोक भी ले या कोई सवाल भी पूछने के लिए तो उनका बिहेवियर बहुत ही बुरा होता है इदारों के साथ। तो अब मतलब लाइक हमने जब वो मतलब आप डिफरेंट आप इश्यूज को लेकर उन पर जो है वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आप हमारे साथ रहे। उज़ैर, आपका भी बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? बस ये है कि मेहनत एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं होता कि आप आज आए हो और कल आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। इसके लिए जैसे आप थ्रू आउट अपने एजुकेशन सिस्टम में आप 16 ईयर देते हो, उसके बाद ही जाकर आप कहीं सेटल होते हो, तो इधर भी आप मेहनत करो और एटलीस्ट 1 साल तो देना चाहिए इस चीज़ को। अगर आपने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया, 1 साल अगर आप दे दो तो वो इनफ है, आपका एक्सपीरियंस भी हो जाता है और आप अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद फरहान अली, आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं और इसके साथ साथ स्टूडेंट एडवाइजर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। जी थैंक यू। और इसके साथ ही जो दूसरे हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी रियाजुल हसन गिलानी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर हाईकोर्ट बार से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, फरहान से तो आज बात होगी क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं माशाल्लाह से वो हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं, आपको पता है कि। और नौजवानों में जहाँ में हम समझते हैं कि जितना टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है वो कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पर एक तो लोगों के अंदर जो है वतन से मोहब्बत, फिर मेहनती, हर चीज़ से के एतबार से हम देखें तो लोगों में ख्वाहिश है आगे बढ़ने की। अब 14 अगस्त जो है वो आ रही है, आपको पता है कि हम लोग जो है वो कोशिश यही करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन वो किस तरीके से करते हैं, किस तरह से होना चाहिए, और अभी जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। और साथ ही जो है गिलानी साहब से हम बात करेंगे, एक तो जो हमारे अदालती निज़ाम है इसमें किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, जो नौजवान लॉयर हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो लॉयर्स हैं उनके क्या क्या मसाले हैं, जो हाई कोर्ट बार से रिलेटेड इनकी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। फरहान, क्या हालचाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं इस हवाले से? क्योंकि हम आपको देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि हम लोगों को ना यहाँ पर एक ये होता है कि नौजवानों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं रोही टीवी चैनल का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, जहाँ तक बात होती है हमारे नौजवानों की, हमारे नौजवानों में माशाल्लाह अभी 2 इस सेशन से पहले मौजूद थे, जो कि हमारी इंस्पायरिंग यूथ है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, लेकिन इनको जो है सलाह की, एडवाइस की ज़रूरत होती है, इन्हें मदद की ज़रूरत होती है। और ये कभी बाज़ औक़ात ना भी कहें तो कुछ ऐसे सिचुएशन इनके पास आ जाया करती हैं जहाँ पे इनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और यही जो है हमारी मतलब कि हम आप ये कहें कि हमारा फ्रंट फेस है, हमारे पाकिस्तान का जो है आने वाले जो 20 साल 50 साल हैं ये इन पे डिपेंड करते हैं। क्या अगर ये पोटेंशियल रखते हैं तो हमारा पाकिस्तान पोटेंशियल रखेगा? क्या ये इंडिपेंडेंट होंगे? क्या ये सोच इनकी प्रोडक्टिव होगी? क्या ये खुद ही पे डिपेंड करते होंगे या औरों पे डिपेंड करते हैं? जो कि अल्लामा इकबाल और हमारे बाबू बुल्ले शाह और इस तरह की बड़ी बड़ी शख्सियात ने किताबें लिखी और इंटरेक्शन हुई, इस तरह के सेशन सेमिनार्स भी होते हैं बच्चों को बताने के लिए। तो हमारी तरफ से यही कोशिश होती है कि हम बच्चों को खुद ही की तरफ लेके आएँ। वो कंसेप्ट जो हमें हमारे अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बताया, जो हमारे सीनियर रावियन भी हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर इंसान खुद को जान जाए तो वो कर जाता है जिसके लिए दुनिया इंतजार कर रही है।
वही बात है ना कि हम लोग बस कोशिश करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी हम जिस तरह 14 अगस्त के हवाले से बात करें तो आप क्या समझते हैं जब जो 14 अगस्त आ रहा है वो क्या पैगाम लेकर आ रहा है नौजवानों के लिए? जी देखिए, अब माशाल्लाह जैसे अभी जो 14 अगस्त का महीना है, तो अगस्त में सारे जो हैं जोश जज्बे और वलवलों के साथ जो है वो जिंदा होते हैं। और हम देखते हैं हमारी गलियां, हमारे रास्ते जो है वो नॉर्मल से हट के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं ना अगस्त, हाँ 1 अगस्त से ही तैयारियां सब जो है वो आप देखते हैं स्टॉल्स लग जाते हैं डिफरेंट किस्म के आपके। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर गली मोहल्ले को सजाने की भी तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, तो प्रॉपर एक प्लान होता है। जी, तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो दुकानें हैं उनके कलरफुल हो जाती हैं, झंडों से लहराना शुरू हो जाए, वो वहाँ पे नजर आता है हमें। हमारे इंस्टीट्यूशन में जो है हमें ऐसे झंडे, हमें ऐसी झंडियाँ, और सबसे बड़ी बात हमें रिप्रेजेंटेशन मिलती है, पेट्रियोटिज्म मिलता है, और हुबुल वतनी की एक नई फिजा हमें देखने को मिलती है जहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। तो 14 अगस्त असल में जो आ रहा है 2 दिन बाद, ये कुछ पैगामात लेके आता है, ये कुछ मैसेज लेके आता है। जैसे हम ना कोई रिमाइंडर लगाते हैं तो हमें कुछ वक्त के बाद वो रिमाइंड करता है कि जी ये काम करना है। इसी तरीके से 14 अगस्त जो है बेशक जिंदा कौमें मनाती हैं, बेशक जिंदा कौमों का ये हक है कि वो उसको मनाएं, लेकिन क्या हम इस 14 अगस्त का हक अदा कर रहे हैं? क्या ये जो वक्त है, ये जो हम स्पेंड कर रहे हैं बाजा बजाने में, लोगों को तंग करने में, शरारतें करने में और इंजॉय करने में, क्या हम इसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं? क्या हमारी जो ये नस्ल है, ये जो नौजवान है, क्या इससे कुछ सीख कर कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे कि हमारी नौजवान नस्ल में पोटेंशियल है? हमें ये समझना है कि ये बड़ी लड़ाइयों के साथ जीता गया। ये जो मुल्क पाकिस्तान है, ये हमें कोई गिफ्ट के तौर पे नहीं मिला, हमें लड़ाई करके ली है, हमने बड़ी कुर्बानियों से ली है, हमने बड़ी मेहनतों से ली है। उन लोगों की मेहनतें, उन शहीदों की मेहनतें, उन लोगों की मेहनतें जिन्होंने अपने इलाके छोड़ के यहाँ पे आके बसे कि हमें अपने एक ऐसी जगह हो जहाँ पे इस्लाम हो, इस्लाम के नज़रिए के साथ ये लिया गया है। क्या हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं? हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है आजकल। हम ये देखते हैं कि हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, रात ही आपकी मैं बात को ऐसे करूँगी कि मेरे फादर भी यही बात कर रहे थे, हम लोग ऐसे ही बात की कि लोगों ने ना जो अभी से बाजे बजाना शुरू कर दी हैं, मतलब आप अपने गली मोहल्लों में देखें इतना शोर मचा रहे हैं कि लोगों को एक किस्म की ये तंगी करना है ना कि आपके शोर से जो है वो दूसरे लोग जो है वो तंग हो रहे हैं। तो इनके आप देखें कि जो मुल्क है कितनी कुर्बानियों के बाद जो है वो हमें मिला, लोगों ने कितनी जिद्दोजहद की। हम लोगों को तो यूँ समझे ना, हम लोग कदर नहीं है। हम लोग तो अभी इस मुल्क में जब हम पैदा हुए तो जाहिर सी बात है आज़ाद मुल्क था, आज़ादी से सांस ले रहे हैं अपना। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम बिल्कुल आज़ाद मुल्क है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने सख्तियाँ बर्दाश्त की, जिन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त की, आज के बच्चों में ना वो चीज़ देखने में नहीं आती। आजकल के बच्चे सिर्फ कहते हैं अच्छा सिर्फ शोर बजाना है, बाजे बजा दो और जाके आप वन व्हीलिंग कर दो, आप बाइक जो है वो निकाल लें और शोर शराबा करते हुए निकलें, लोगों को तंग करते हुए। अगर फैमिलीज बाहर निकली हुई हैं तो ये हमारे यहाँ बहुत देखा जाता है कि लोग जो हमारे नौजवान हैं स्पेशली उस तरह की हरकतें करते हैं नाज़िबा, फजूल हरकतें करते हैं जिससे फैमिलीज भी डिस्टर्ब होती हैं कि अगर वो लोग अपने बच्चों के साथ बाहर भी निकले हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारा मुल्क हमें 14 अगस्त इसलिए नहीं आता कि हमने ये चीज़ें सेलिब्रेट करनी है। देखिए, हमारा पाकिस्तान की कुछ खूबसूरतियाँ भी हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ भी हैं। तो हमें ये चाहिए कि जो हमारी पॉजिटिविटीज़ हैं हमें उन्हें ऑन फ्रंट लेके आएँ, और बजाय इस तरह की एक्टिविटीज़ के हम ये एक मुहिम चला सकते हैं कि आए हम इस तरह करते हैं। आज हम देख रहे हैं कितनी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से हम कितना ज़्यादा डिजास्टर देखने को मिल रहा है, अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है। हर तरह से लोग अपने घरों को जो है वो देखते हैं कि वो आए दिन उनको नुकसान फेस करना पड़ता है, इलाके सैराब हो जाते हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, हम 14 अगस्त में हम एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के तौर पे हम एक पौधा लगा सकते हैं। ये बाजा बजाने इससे कम कीमत पे एक पौधा मिल सकता है जो कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी के तौर पे अच्छे काम करें, अच्छे काम के तौर पे भी हम कर सकते हैं। अच्छा, हम कहेंगे यार ये बोरिंग है, हमें कहता है ना यार हमें तो भी बाजा बजाने में मजा आता है और पौधा लगाने में हमें थोड़ा सी डिफिकल्टी होती है। आप इस तरह कर सकते हैं कि किसी की फीस भर सकते हैं, किसी ऐसे स्ट्रगलिंग स्टूडेंट को तलाश कर सकते हैं, किसी ऐसे फैमिली को तलाश कर सकते हैं। देखिए, हम तब तक, अब अगर आप बात करें आज से 5 साल की, आज से 5 साल पहले हर इंसान जो यहाँ देख रहा है और जो सुनेगा वो आज से 5 साल पहले किधर था और आज 5 साल बाद वो किधर। हम सब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें
तो पाकिस्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान 5 साल पहले थोड़ा बेहतर था, आज ज्यादा जो है मुश्किलात का शिकार है। बिल्कुल, मकरूज भी है, मज़ीद मुश्किलात भी हैं। बात करते हैं, रियाज साहब से भी जानते हैं। सबसे पहले तो आपकी एक्टिविटीज़ के हवाले से जानेंगे। इस टाइम जो आपकी जो है वो हाई कोर्ट बार के हवाले से जो आपकी एक्टिविटीज़ रही वो बताइएगा। देखिए, हमने अल्लाह पाक ने हमें 1 साल दिया था, तो हमने कोशिश की अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए, जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं इस मुल्क में की तरक्की में, तामीर और तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए, और फिर अपनी कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए हमने वो एक पूरा साल कोशिशें की, जिसमें मैं समझता हूँ जो मेजर स्टेप था वो हमने पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स को इकट्ठा किया था। एक आल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन मुनक्किद करवाया था 26 अगस्त को यहाँ पे मुल्तान हाई कोर्ट बार में, जहाँ पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स के नुमाइंदगान इकट्ठे हुए और मौजूदा अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए तजावीज़ मुरतब की गई, डेलिब्रेशंस हुई, आपस में डिस्कशन हुई, और उसके एंड में हम लोगों ने इस अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए तजावीज़ मुरतब की। उन तजावीज़ को हुकाम बाला तक हमने उस वक्त पहुँचाया। बहरहाल उन पे कुछ पे अमल हो गया, कुछ पे ना हो सका। फिर अभी गुज़िश्ता दिनों 8 जून को हमने जो नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं काजी फाइज सीसा साहब, उन्हें ख़त लिखा। उन्हें हमने वो अपनी तमाम रिकमेंडेशंस जो पाकिस्तान भर के वकला ने मुतफ़िका तौर पे मंजूर की थी वो भिजवाई, और हमने उनसे दरख्वास्त की कि जब आप चीफ जस्टिस बने तो कोशिश कीजिए उस पर अमल दरामद करने की। तो उन्होंने फिर उसके जवाब में हमें ख़त लिखा और उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह जैसे ही वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो अपना पूरा किरदार अदा करेंगे उन रिकमेंडेशंस पे अमल दरामद की। सही। अच्छा, आप क्या देखते हैं जिस तरह के मसाइल हैं यहाँ पर, हम अदालती निज़ाम को बेहतर करना चाह रहे हैं क्योंकि लोगों का ज़्यादा होता है कि हम जाहिर सी बात है इंसाफ के हवाले से कि इंसाफ को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। जी, मैं जैसे अर्ज़ किया कि पूरे पाकिस्तान के वकला सर जोड़ के इकट्ठे हुए थे, सर जोड़ा उन्होंने और तजावीज़ मुरतब की, जिसमें हमने महसूस किया इस अदालती निज़ाम में जो बुनियादी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो ये था कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में काजी की छुट्टी का कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारी सुप्रीम कोर्ट दुनिया की वाहिद सुप्रीम कोर्ट है जो साल में 184 दिन कायम करती है, दिन में 4 घंटे, हफ्ते में 5 दिन। ये दुनिया की अनोखी मिसाल है। हाँ। इसी तरह हाई कोर्ट्स में 60 दिन की छुट्टियां हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 30 दिन की छुट्टियां हैं। सही। एक तो किसी भी जूरिस्प्रूडेंस में इतनी ज्यादा लंबी तातीलात की गुंजाइश नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। फिर जो हमारे मुल्क के मारूजी हालात हैं, हाँ, उनके तहत तो हम सबको एक जंगी बुनियादों पे काम करना है, सेक्रीफाइसेस करनी है, अपने ऐशो आराम को पीछे रख के हमने अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है। और हम कर क्या रहे हैं, हम हर आने वाले दिन अपने ऐशो आराम को बढ़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें इतनी ज्यादा तातीलात हैं सरकारी तौर पे। एक छुट्टी खत्म नहीं होती, हम अगली छुट्टी का इंतजार कर रहे होते हैं, और एक जो छुट्टी आ रही होती है 2 दिन उससे पहले हमारी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, 2 दिन बाद तक जारी रहती हैं। वी आर नेशन ऑन लीव। तो हमने अदालती निज़ाम के लिए कुछ तजावीज़ मुरतब की थी बेहतरी के लिए। एक तो हमने कहा था ये छुट्टियों को जो तवील तातीलात है आप इस पर नजरसानी करें, यानी स्क्वीज करें। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कितने केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, 46,000 से ज्यादा। अगर मैं जनूबी पंजाब की बात करूं तो हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में 37,000 से ज्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। उस वक्त हमने जज साहबान से रिक्वेस्ट की, और उस वक्त जस्टिस मसूद जहांगीर साहब यहाँ पे सीनियर जज थे, उन्होंने अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दी। जब हमारी उनके साथ बात हुई उन्होंने कहा ठीक है मैं सेक्रीफाइस करता हूँ, आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ। उन्होंने अपनी छुट्टियां कैंसिल की। यहाँ पे रात को 5-5 बजे तक अदालतें लगी। सही। तो कोशिश की हम लोगों ने, और उस वक्त 3 माह में 21,000 ज़ेर इल्तवा मुकदमात का फैसला किया गया। सही। उसी जज्बे की फिर जरूरत है। फिर जो दूसरी उसमें रिकमेंडेशन थी, पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, हमने कहा ये नहीं होनी चाहिए। एक जज साहब अपने पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं, वो दूसरी पोस्ट ले लेते हैं, तीसरी पोस्ट ले लेते हैं, और उनके घर इस सरकार टैक्स पेयर के पैसे के 3-3 मराहत आ रही होती हैं। हाँ। 2 मराहत आ रही होती हैं। हमने कहा था कि तमाम पाकिस्तान के वकला ने मुत्तफिका तौर पर कि इसको बंद किया जाए। रिटायरमेंट का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। आपने कोई जज अच्छा काम करा फिर रिटायरमेंट एज खत्म कर दें। रिटायर होके वहां से पेंशन ले रहे हैं, और सेम विद द जनरल्स। हमारे यहाँ आप देखें हर बड़े इदारे पे रिटायर्ड जनरल कोई ना कोई तैनात है, वो पेंशन भी ले रहा है, हाँ, और उस इदारे की मुराद भी ले रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है।
किसी ने मुल्क को सर्व करना, कौम को सर्व करना, हाँ। अपनी पेंशन बंद करवा दे या इस इदारे से मरात ना ले। डबल डबल ट्रिपल आप मरात ले रहे हैं। नौजवानों का क्या कसूर है जिन्होंने उस पोस्ट पे आना है? आपने उनका तो रास्ता रोक दिया। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ऐसे जजेस हैं जिनकी उम्र 85 साल हो गई है और आज वो तीसरी पोस्ट पे बैठे हैं। जर्नल्स हैं हमारे 85 इयर्स ओल्ड हैं, देर एंजॉइंग 3 ऑफिसर्स। हमने कहा इसको बंद होना चाहिए। नौजवानों को आप मौका दें। रिटायरमेंट एज का कंसेप्ट ही आपने खत्म कर दिया। सही। फिर उसका नुकसान एक और भी होता है। जिस जज जब अपने रिटायरमेंट के करीब आता है, क्योंकि उसने हुकूमत से मराद लेनी होती है, अगली पोस्ट उसने हुकूमत से लेनी होती है, वो फिर इंसाफ से थोड़ा दूर हो जाता है। फिर वो हुकूमत को खुश करने में लग जाता है कि भी हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला ऐसा ना दूं कि वो लोग नाराज हो जाएं और मुझे कल को पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग ना दें। एक हमने वो बात की थी। फिर हमने जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की थी कि आप इवनिंग कोर्ट्स करें। सही। मुल्क में इस वक्त जब केसेस इतने ज्यादा पेंडिंग है। हाँ, और फिर जिस तरह हम कहते हैं कि जजेस की तादाद जो है वो बड़ी कम है यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छा, जजेस की तादाद के दो हिस्से हैं, एक तो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और एक है हाई कोर्ट्स और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में नो डाउट बेतहाशा कमी है। ये तादाद 1992 में फिक्स हुई थी लाहौर हाई कोर्ट की 60 जजेस की। उस वक्त की आबादी और लिटिगेशन और आज की आबादी और लिटिगेशन और जजेस वही 60 हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस हैं, वहां जरूरत नहीं है, कतन जरूरत नहीं, वहां तो विल की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट सियासी हो गई है, उन्हें सियासी मुकदमा से फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मोहम्मद साजिद है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मोहम्मद साजिद बात कर रहा हूँ मियां वाली से। जी जी। मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी ना दुकान है छोटी सी वेल्डिंग की। तो इसमें मैं महंगाई की वजह से बहुत हम परेशान हैं और ये हुकूमत कभी निगरान हुकूमत आती है, कभी जाती है, काफी अर्से से इलेक्शन भी नहीं हुए। तो इसलिए मैं रहनुमाई लेना चाहता हूँ वकील साहब से कि इसमें अवाम की कौन सी रहनुमाई हो रही है, अवाम के कौन से मसले मसाइल हल हो रहे हैं। तो हमें बताएं कि ये अभी ये हुकूमत कर क्या रही है। हमें तो काफी परेशानी है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है और समझ नहीं आ रहा है कि हुकूमत क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वो तो ये तो इस टाइम हम समझते हैं कि हर बंदा जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात को फेस कर रहा है और स्पेशली महंगाई को लेकर तो हर बंदा परेशान है। जी बिल्कुल। तो इसमें तो हम लोग अभी हुकूमती ये हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि कोई भी इदारा अपने डोमेन में रहने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हर इदारे को शौक है दूसरे इदारे के काम में मुदाखलत करने का। पार्लियामेंट को अदलिया काम नहीं करने देती, अदलिया के अख्तियारात पे पार्लियामेंट कदगन लगाने पे बेचैन है। फौज जो है वो अपना काम करने से के अलावा उसे दूसरे कामों का बड़ा शौक है। इसी तरह हर इदारा, जब तक ये इदारे अपने अपने डोमेन में रह गए, भी पहले आप अपना काम तो कर लें। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में बहबूद आबादी कॉन्फ्रेंस हुई। आपके पास 46,000 केसेस जेरे इल्तवा हैं, अब उनका फैसला तो कर लें। आपको आबादी की पड़ गई, आबादी को कम करना तो हुकूमत का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, आपका काम तो नहीं है। हाँ, आप जब अपने काम से फारग हो जाए फिर यकीनन दूसरों को तलकीन करें। आपका अपना घर तो साफ नहीं है, आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं कि आप अपना घर ठीक करें। इसी तरह हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती हम देख रहे हैं पिछले बहुत सारे अरसे से सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म का शिकार हो गई है, सियासत में पड़ गई है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम अपने डोमेन में रह के, और वो जो हमने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी पूरे पाकिस्तान के लॉज, उसमें हमने चीफ जस्टिस की अनफेटेड पावर्स के बारे में भी बात की थी। सही। हमने कहा था चीफ जस्टिस को जो 184 के तहत अनफेटेड पावर्स हैं उनको किसी कानून के ताबे होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए किसी रूल्स के। वो बात की। बदकिस्मती से अभी जो 2 कवानीन बने वो सुप्रीम कोर्ट ने कल स्ट्रक डाउन एक कानून कर दिया। ये हम लॉयर्स का 2020 में मुत्तफिका मुतालबा था पूरे पाकिस्तान के वकला का। अब तो सियासत में पढ़ के कुछ वकला इधर चले गए, कुछ उधर चले गए। उस वक्त पूरे पाकिस्तान के वकला ने मुतालबा किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस कि जो पावर्स चीफ जस्टिस को हैं इनको किसी कानून के ताबे होना चाहिए, और उसका जो फैसला हो, किसी शख्स को आप राइट ऑफ अपील से कैसे महरूम कर सकते हैं। मुझे आपने सजा सुना दी, आप सुप्रीम अथॉरिटी हैं, उसके बाद मेरा राइट ऑफ अपील ही कोई नहीं है। तो हमने कहा था आप राइट ऑफ अपील दें। हम राइट ऑफ अपील को जाके किसी नथु फतू के पास तो नहीं मांग रहे थे, हम सुप्रीम कोर्ट से ही मांग रहे थे। हम कहते थे जिसको आपने 184 में स्लो मोटर पावर्स के तहत जिसके खिलाफ आपने कोई हुक्म सादर किया है
उसको सुप्रीम कोर्ट में राइट ऑफ अपील दें, आप वो अपील ना सुने। आपके सुप्रीम कोर्ट की जज, या तो आप कहते हैं कि जी जो चीफ जस्टिस होता है वो सुप्रीम कोर्ट का बहुत काबिल जज होता है और जो बाकी जज होते हैं वो ना काबिल नहीं होते। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस और तमाम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर मुश्तमिल होती है और तमाम जज हमारे लिए एक जैसे काबिल एहतराम है और एक जैसे काबिल होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी हमारी ये वाकई आपने बड़ी बात की है, बदकिस्मती है हमारी यहाँ पर, हमारी अदलिया ही कमजोर नजर आती है। मतलब हम अगर बात करें कि कहीं ना कहीं हम कहेंगे जी इंसाफ आप कहाँ से लेकर जाएं, तो आप किसी एक दरवाजे को देख रहे होते हैं तो आपको वहीं से ही जो है आपको नजर आता है कि यहाँ तो इंसाफ आप जिससे मांगने आए हैं वो आपको इंसाफ दे ही नहीं सकता। थोड़ी सी आपकी बात से इख्लाफ हूं, कमजोर नहीं, बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। हाँ। और शख्सी तौर पर ताकतवर हो गई, बतौर इदारा कमजोर हो गई। हमारा अदालती निजाम दुनिया का कमजोर तरीन अदालती निजाम करार पाया और जो हमारे जजेस हैं वो दुनिया के ताकतवर तरीन जजेस करार पाया। अच्छा सर, जजेस भी तो कहीं ना कहीं हमें यही दिखाई दिया ना कि कहीं पे वो हम ये देखते हैं कि जी ब्लैकमेलिंग होने के आपको दिखा रहे हैं कि किसी की ऑडियो लीक्स हो रही हैं, कुछ इस वजह से डर जाते हैं। मतलब ये चीजें भी तो हम देख रहे हैं ना। अच्छा, हमारे हमने तो नहीं देखा किसी जज को डरते हुए। हाँ, अच्छा, अकाउंटेबिलिटी है कोई नहीं। हमने उसमें एक हमारा ये भी था जब जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी का निजाम बेहतर किया जाए। वुड यू बिलीव, आपके लिए हैरान कुन अमर होगा कि जब से पाकिस्तान बना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने आज तक सिर्फ एक जज को सजा दी है। क्या तमाम के तमाम जजेस जो हैं हमारे अबव द बोर्ड थे? किसी ने कोई करप्शन नहीं की, किसी ने मेल प्रैक्टिस नहीं की, तो सजा तो आपने किसी को नहीं दी। किसी को नहीं दी। जब तक सजा और जजा का निजाम नहीं होगा किसी भी इदारे में, हमारी अदलिया बिल्कुल सजा के निजाम से मुबर्रा हो चुकी है। अल अदलिया की बात कर रहा हूं, बेचारे जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है इनके सर पे तो हर वक्त तलवार लटकी रहती है, लेकिन जो अल अदलिया है इनके अकाउंटेबिलिटी का कोई निजाम नहीं। बदकिस्मती ये है कि जिस जज के खिलाफ आपको शिकायत करनी है उसी जज ने उसका फैसला करना है। हाँ। तो ये हालात है यहाँ पाकिस्तान के। तो अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा सियासी तौर पर भी और अदलिया के हवाले से भी बहुत चीजें जो है हमारी गंभीर किस्म की चल रही हैं। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिसेस कमर। कमर बात कर रही हूँ। जी जी। और मैं की बात बड़े गौर से सुन रही हूँ और बहुत बहुत ज्यादा उम्दा गुफ्तगू कर रही हैं। और जैसे इन्होंने फरमाया है कि जजिस की जो एक्सटेंशन और जर्नल्स की एक्सटेंशन के बारे में, इसी तरह हमारी जामियात का म्यार, हमारे कॉलेजेस का म्यार सरकारी जो है वो बहुत खराब हो चुका है। तालीमी निजाम भी सर बहुत ही बदतरीन सूरत हाल में है। बच्चियों की जो हरासमेंट के केसेस हैं वो सिर्फ जामियात में मर्द असातिज़ा की तरफ से नहीं है। मैं खुद भी इसी शोबे से वाबस्ता रही, तो मुझे अभी भी जो बच्चियां आती हैं वो खवातीन असातिज़ा की जानिब से भी, जो कि एक्सटेंशन लिए बैठी हैं यूनिवर्सिटियों में और सीनियर हैं, वो भी अपनी बुढ़ापे की वजह से इन बच्चों को परेशान करती हैं। वो अब इस काबिल नहीं है कि वो तालीमी मसरूफियात जारी रखें। वो अपने बुढ़ापे की और अपनी जो तजर्बात हैं वो उन बच्चों पर लागू करती हैं। सर, अगर बच्चियां या तलबा तालबात जो आगे करना चाहते हैं अपनी तालीम को, उनके बारे में क्या आप कहेंगे कि उनके लिए क्या कानून बनाए हुए हैं और आप क्या मशवरा देंगे? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। जी, मैं समझता हूँ कि यहाँ भी सजा और जजा का निज़ाम टीचर्स के लिए नहीं है। हमने बदकिस्मती से यूरोप को फॉलो करते हुए सेमेस्टर सिस्टम यहाँ राइज कर दिया, लेकिन उसमें जो टीचर की अकाउंटेबिलिटी थी वो हमने खत्म कर दी। अनफेटेड पावर्स टीचर के हाथ में आ गई। यही वजह है जो हैरेसमेंट के केसेस आ रहे हैं कि टीचर के हाथ में सारा कुछ है। अकाउंटेबिलिटी तो खत्म हो गई। यूरोप जहां से हमने सिस्टम इंपोर्ट किया था वेस्ट में से सेमेस्टर का, वहां जब सेमेस्टर खत्म होता है तो एक क्वेरी की जाती है स्टूडेंट से अपने टीचर के बारे में, और अगर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने टीचर की कंप्लेंट कर दें, उस टीचर को यूनिवर्सिटी निकाल देती है। अकाउंटेबिलिटी तो हमने रखी कोई नहीं। बच्चों के ऊपर हमने सेमेस्टर सिस्टम मुसल्लत कर दिया। एनुअल सिस्टम इससे बहुत बेहतर था। उसमें कुछ खामियां थी, लेकिन उनको दूर करने की बजाय सेमेस्टर सिस्टम जो पाकिस्तान में राइज है, खुदा रही से खत्म कर दें। टीचर की अनफेटेड पावर्स जो हैं,
ये बच्चों को तबाह किए जा रही हैं। टीचर की पसंद, जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे मेरिट्स बनते हैं, फिर वही मार्क्स आगे जाने हैं, ये खत्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम फरहान से भी जानेंगे। फरहान, हम जिस तरह अभी बात करेंगे कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में तरक्की के हवाले से नौजवान जो हैं वो किस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उसमें जाहिर सी बात है हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। हमने ये देखा कि यहाँ से हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो मूव कर चुके हैं। अभी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं वो जो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो यहाँ से चले जाए, क्या कहेंगे? जी, पहले तो सरद की माशाल्लाह जो बातें थी, देखिए हमारे पाकिस्तान में मसाइल की बात करें तो बहुत हैं, वी एग्री विद दिस, कि लेकिन अब इसको करेक्ट भी तो किया जा सकता है और हमें करना है। हम अगर हमारे नौजवान, अगर जैसे आपने बात की कि वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, आई थिंक सो कि अगर वो जा रहे हैं तो हमारी बड़ी तादाद है जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। आई थिंक सो कि दे शुड गो टू अर्न सम रिस्पेक्ट फॉर द पाकिस्तान। वो ज़र मुबादला लेके आएंगे आपके पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान में हैं और नहीं जाना चाह रहे और जो वर्क कर रहे हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो अपने पाकिस्तान के लिए, जैसे वो बाहर मुल्क में, अब यही टॉपिक है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि देखिए हमें पाकिस्तान को अपने आप से अलग किया हुआ है। हम कह रहे हैं हमें ना वो वॉवल्स पढ़ाए जाते हैं, आई माई मी, वी ओवर एस, यू यूर यू, हम अभी उसमें फंसे हुए हैं आई माई मी पे। हम जब तक वी ओवर एस पे नहीं आएंगे, हम जब तक हम की बात नहीं करेंगे, हम जब तक एक साथ होने की बात नहीं करेंगे, तब तक हम नाकाम हैं। हम इंडिविजुअली की बात करते हैं। मैं अभी मेरी जहां से मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा कि हमने अगर 5 साल में तरक्की की है, हम आज से 5 साल कहां पे थे और आज हम 5 साल कहां पे हैं, हमने तरक्की की है। लेकिन हमारे पाकिस्तान ने आज से 5 साल पहले पोजीशन जैसी भी थी, अब उससे थोड़ी सी और भी क्रिटिकल पोजीशन पे है। क्यों है? क्योंकि हम सारे के सारे इंडिविजुअल वाले हैं। हम अपना फायदा तलाश करते हैं, हम अपने तरीके तलाश करते हैं जिससे हमें फायदा होता है। हम वी की बात ही नहीं करते। हम अगर देखें कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट लेवल की बात करें, आप देखें कोई भी इदारा गवर्नमेंट से प्राइवेट कर दिया जाए तो वो अच्छा काम करने लग जाता है। आपकी PIA दुनिया की स्टैंडर्ड लेवल की PIA थी। आपका बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट थे, आपकी स्टील मिल पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन स्टील मिल थी, लेकिन अब उसको प्राइवेट किया है तो वो अब चलने लगी है। अब PIA स्ट्रगलिंग पोजीशन पे है। मैं ये बात कर रहा हूं, यही लोग, यही आवाम जब प्राइवेट सेक्टर में होती है जबरदस्त काम कर रही होती है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट पे आ जाती है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। वो अपने मज़े करते हैं, वो उसको उनके ऊपर जो है वो कोई फोर्स नहीं होती उनके ऊपर। वो कहते हैं बस वी आर किंग, जैसे अभी सर कह रहे थे कि वो अपने आप को एक जो है एक सुप्रीम पावर मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारी इस सोच को बदलना है कि अगर मैं अपने घर में बैठा हूं, जैसे मेरे घर के लिए जो पंखा है मेरे लिए वो अजीज है, इसी तरीके से अगर मैं ऑफिस में बैठा हूं और मेरा गवर्नमेंट का ऑफिस है जिसका बिल मेरे पाकिस्तान ने देना है, हमारे पाकिस्तान ने देना है, फिर वही बात मेरे नहीं हमारे पाकिस्तान ने देना है। हम अपने सड़कों पे देखते हैं कितना जो है वो कचरा फैला होता है। हम ये बात नहीं कहते कि यार अगर कोई गवर्नमेंट की अगर मशीनरी नहीं आती तो आए कम्युनिटी मिलके इसको सेट करें। हम हमेशा 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 दूसरे लोगों को तलाश करते हैं कि यार वो करेगा वो करेगा वो करेगा, यू और यू की तरफ जाते हैं, वी और एस की तरफ नहीं आते। हमें खुद एक साथ मिलना है। हाँ, बहुत खामियां हैं, लेकिन यार अगर इस मुल्क के लिए कुछ करना है, आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हो जाओ, लेकिन रिस्पेक्ट अर्न करो, ऐसे बुरे काम ना करो जो आप पाकिस्तान का नाम खराब करो। आप अपने पासपोर्ट की वैल्यू देखो कि इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे आपकी पाकिस्तान की वैल्यू क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे आपके पासपोर्ट की वैल्यू क्या है। हम हमेशा कहते हैं यार मुझे फायदा हो रहा है, बस दैट्स इट। इंटरनेशनल लेवल पे आपके पाकिस्तान की वैल्यू क्या है? सर मेरे से ज़्यादा शायद इसके पॉइंट के बारे में मजीद शेयर कर सकते हैं क्योंकि माशाल्लाह इनका मेरे से ज़्यादा एक्सपोजर है। हम अपने पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, ये बार बार क्वेश्चन हमें अपनी नस्लों को बताना है। हम अपनी नस्लों को कहते हैं जी नंबर क्या ले रहे हो, जी क्या कर रहे हो, जी आपने कितने मार्क्स लिए हैं, इतने कम क्यों लिए हैं। इंडिविजुअली शुरू से हम इंस्टॉल कर रहे हैं। वो अपनी चीज कभी किसी को देगा ही नहीं। हम अगर एक जगह पे ऑफिसर हैं, हम क्या कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, मैं ये नहीं कहता पूरे पाकिस्तान की बात, हम कहते हैं जहां पे मैं काम कर रहा हूं मेरे इर्द गिर्द के लोग क्या ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ निकले जा रहा हूं आगे और अगर मेरे साथ वाले ग्रो नहीं कर रहे, इसका मतलब है आपके अंदर खामी है। आपके अंदर, आपके इर्द गिर्द जो है, अगर कोई भी जो भी लोग आपके एम्प्लॉयज हैं, आपकी टीम का हिस्सा है, जो भी हैं,
जो भी काम कर रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूशन में हो, जिस भी शोबे में हो, आपके साथ आपके लोग मौजूद हैं। अगर वो आपके साथ ग्रो नहीं कर रहे, अगर उसके बेटे बच्चियां अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता स्कूलों में भी डाइवर्जेंस है, जाहिर है जितने ज्यादा एक्सपेंस होगा उसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर होगी। तो अगर वो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और आपके स्कूलों के बच्चे कहीं और जगह पे पढ़ रहे हैं, और वो हमें अब ये भी बात समझनी है कि गवर्नमेंट लेवल के जो स्कूल्स हैं, ठीक है, और हमारी एक क्वेश्चन है ना कि यार गवर्नमेंट लेवल की जो भी चीज आती है हम उसको कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर वो प्राइवेट की बात होती है हम कहते हैं जी वाह हमारे बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, हम उस पर प्राउड फील करते हैं, हालांकि दोनों पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन हैं। हमें अब देखें गवर्नमेंट लेवल की बात फैसिलिटेट किया जाती है ना, क्योंकि आपके कितना आपको वहां पे सहूलतें मिल रहे हैं, आपको कितना बेहतर उसमें जो है। हम अगर देखें, हम अपने अगर जो भी चीज है उसको ऑन करेंगे, हम ऑन नहीं करते, हम जान छुड़ाते हैं, जी ये मेरा है ही नहीं, ये उस बंदे का काम है, ये उस इंस्टीट्यूशन का काम है, ये उस गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट तो बदलती रहती हैं, हम तो वही रहेंगे। हम आवाम हैं, आवाम सोच बदलेगी, आवाम हम अब जैसे कि मुझे मौका मिलता है स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट होने का, तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे जैसे तमाम उस्तादों को, मेरे जैसे तमाम ट्यूटर्स को, मेरे जैसे तमाम लेक्चरर्स को, और हमारे ऐसे सीनियर वकला को, जजेस को, हमारे आर्मी को, हमारे डिफेंस फोर्सेस को, सबको इकट्ठा होना है। हम क्यों डिवाइड करें किसी को? हम हैं, ये सारे काम होगा। ये देखें, हम ये नहीं कह सकते कि आप अगर कहें कि जी आर्मी अलग हो जाए या हमारे जस्टिस सिस्टम अलग हो जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। नेवर एवर दिस कैन हैपन। हम सब मिलेंगे, ये तीन इदारे एक साथ मिलेंगे, ये तीन इदारों में कनेक्टिविटी होगी, ये तीन इदारे मिलकर बैठेंगे, जैसे कि सर ने कोशिश की एक कॉन्फ्रेंस की, हम सब इन कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, डिस्कशंस होंगी, वो अपने पॉइंट्स रखेंगे, हम अपने देखें। लड़ाइयों के साथ तो ये चीजें होने वाली है ही नहीं। कौन ऐसा इंसान है जो ये चाहता है कि मेरे पाकिस्तान को नुकसान हो? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन हमें स्ट्रेटजीज अपनानी है, हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, ना कि हम उन रोते रहें जी कि हमारे ये मसला है, हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है। हमें सॉल्यूशंस की तरफ आना है। हमारे अल्लाह ताला ने हमारे नौजवानों को बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। अगर वो बाहर मुल्क की अगर स्कॉलरशिप अवेल करते हैं, दे हैव द पोटेंशियल। आप अगर उन स्कॉलरशिप्स की जो फॉर्मेलिटीज हैं अगर उसको देखें तो हम हैरान हो जाएंगे। लेकिन वो स्कॉलरशिप्स को विन करते हैं। वी हैव द टैलेंट। हम वहां जाकर अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। हमने कितनी बार अपने पाकिस्तान का नाम डिफरेंट खेलों में, डिफरेंट रिसर्चेज में अपना नाम रोशन किया। हमें हाईलाइट करना है। हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो रही है, हमारे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। हमें सिर्फ बैठकर उसके ऊपर डिस्कशंस करनी है, सॉल्यूशंस की तरफ आना है। हम अगर नेगेटिव चश्मा लगा लें तो 1001 प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर पॉजिटिव चश्मा लगाएंगे तो सॉल्यूशंस निकलेंगे, थोड़ी अच्छाइयां भी नजर आएंगी। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। थोड़ी सी देखें ना, हम अगर बात करें पाकिस्तान खराब है, पाकिस्तान खराब है, पाकिस्तान खराब है, आपको पता है इसका क्या रिजल्ट निकलता है? अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारे डिफरेंट मीडिया पे, मैं सल्यूट करता हूं हमारा मीडिया बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट अगर हम नेगेटिविटी फैलाएंगे इस प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से, तो पाकिस्तान का सारा नेगेटिव इमेज जाता है। हम यहाँ पे अब देखें, मेरी एक प्रिंसिपल से, हमारी प्रिंसिपल है APS की, 5 साल से वो प्रिंसिपल का काम कर रही हैं। अब वो उनका रिमार्क्स क्या है कि वो कहते हैं कि मुझे आज तक अल्लाह का शुक्र है, मुझे कभी अनसेफ महसूस नहीं हुआ। मैं फ्रीली ओपनली खुद ड्राइव करती हूँ। मैंने वहां पर उनके रिमार्क्स हैं। अब ये देखें, हमारी एक वो वुमेन लीडर। अच्छा, इस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह अभी आप नौजवानों के हम लॉयर्स के देखें तो उनके भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि आपके नौजवान भी हमारे जो हैं वो लॉ की तरफ बड़े उनका इंटरेस्ट है कि वो इस तरफ आएँ, इस पेशे को इख्तियार करें। देखिए, हमारे नौजवान वकला के जनरल मसाइल तो वही हैं जो इस मुआशरे में सबके हैं। जो स्पेशल मसाइल हैं वो हम समझते हैं उनमें टॉलरेंस पैदा करना और उन्हें सिस्टम की बेहतरी के लिए मोटिवेट करना। तो जब हमें अल्लाह पाक ने उहदा दिया था तो हमने कोशिश की थी, तो उस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सर्विंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, उन बच्चों को लेक्चर देने के लिए बार रूम में आते थे। ये सिस्टम कंटिन्यू रहा हमारे दौर में। और इसी तरह जो उनका इंटरेक्शन है टुवर्ड्स प्रोफेशन,
उसको बढ़ाने के लिए जाहिर है ज़रूरी है कि हम सीनियर्स जो हैं वो आगे आएँ, उन बच्चों पे दस्ते शफ़क़त रखें, उन्हें समझाएं। इसमें हमने पूरी कोशिश की थी और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे थे। और उस एक साल में पूरे जनूबी पंजाब में कोई एक भी झगड़ा रिपोर्ट नहीं हुआ जजेस और वकला का। सही। तो मैं समझता हूँ ये हमारी कामयाबी है। सर, अभी जैसे हम देखते हैं कि जो है हाईकोर्ट बार में या डिफरेंट जगहों पे जो है वो लड़ाई झगड़े हमें देखने में ज़्यादा आते हैं, तो इसमें जो मुलव्विस अफराद होते हैं उनको उनके लिए क्या जो है इक़दाम किए जा रहे हैं? इस बड़ी बदकिस्मती है कि मौजूदा जो हालात हैं, पुलिस ने अपने काम पे तवज्जो बिल्कुल भी नहीं की हुई। आप मुल्तान शहर को देखें तो स्ट्रीट क्राइम इतने बढ़ गए हैं कि आपकी सोच है। कोई शख्स महफूज नहीं, मुझे नहीं लगता मुल्तान में कोई शख्स ऐसा रह गया होगा जिसका मोबाइल नहीं छीना। हाँ, ऐसे ही सर, मोबाइल स्नैचिंग, अभी दिन खवातीन की पर्स स्नैचिंग जो वर्किंग वूमेन है कोई नहीं बची ऐसे ही जिसका पर्स स्नैच नहीं हुआ, मोबाइल। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रिवेल कर गई। और फिर जो कचहरी होती है, जो कोर्ट्स होती हैं, ये क्रीम होती है जहां पे पूरी हमौशे के क्रीम ने आना होता है। क्रिमिनल्स की भी क्रीम ने आना है, पढ़े लिखों की भी क्रीम ने आना है, लॉयर्स भी क्रीम है, ठीक है। उनको फिर हैंडल करने के लिए पुलिस को भी खसूसी इक़दाम करने पड़ेंगे। अभी आज हुआ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, आज फिर लड़ाई हुई है। कानून नामी तो कोई चीज नहीं है। और आप सब लोग हैरान होंगे कि पाकिस्तान में आज तक डकैती के मुजरमों को सजा नहीं हुई। 1% कन्विक्शन रेट भी नहीं है डकैती के मुलज़िमों का इस हमारे जुडिशल सिस्टम में। वो उसकी पुलिस जिम्मेदार है या अदलिया, कोई भी जिम्मेदार हो। अवाम को हम क्या दे रहे हैं? अवाम को हमने डकैतों के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। ऐसे ही है सर, सबको मिल बैठना पड़ेगा, इस बारे में सोचना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्लियामेंट में या हमारे जुडिशल कॉन्फ्रेंसेस में इस बात पे डिबेट ना हो सकी, हम इस बारे में कोई मौसर का लायामल ना बना सके कि इस कौम को ये चोरों और डकैतों मुजरिमों से कैसे बचाना, कैसे बचाएगा। जिस मुल्क में क्राइम रेट इतना ज्यादा हो और कन्विक्शन रेट 1% भी ना हो, तो फिर ये हालात तो पेश आएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो मुल्क है वो जंगल की तरफ जा रहा है। जो जितना ताकतवर होगा वो उतना हिस्सा ले जाएगा, और जितना कमजोर होगा वो उतना बेचारा लुटा पीटा जाएगा, उतना शिकार हो जाएगा। हम सबको मिल बैठ के इसका सोल्यूशन देखना, और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर्विलेंस तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पंजाब में कहीं पुलिस की सर्विलेंस का कोई ऐसा निजाम मौजूद है कि स्ट्रीट क्राइम से लोगों को रोका जा सके। सर, वो तो क्राइम तो हो जाए, उसमें भी पुलिस एक्शन कहती है कि ठीक है देख लेंगे। हाँ। आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, वो पता नहीं कब आएंगे। तो हमारे तो यहाँ पर कानून के हवाले से तो उस तरह हम सिक्योर फील ही नहीं करते। अभी जिस तरह बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जिसमें हम देखते हैं दिन दिहाड़े आपको कत्ल कर दिया जाता है, आपको मार दिया जाता है, लड़ाई झगड़े हमें देखने में आते हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, तो उसमें हम खुद को सिक्योर ही नहीं फील करते कि हम यहाँ पर हमारे शहर में जो है हमें जो हमारे हिफाजत करने वाले हैं वो कहीं हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, या हमें वहाँ से कोई आसानी, कोई सहूलतें, कुछ भी आपको इस तरह का, वो चीज़ें तो हमें मिलती ही नहीं है। मतलब एक आपने FIR भी करवाने जानी है तो उसमें भी लोग जो है वो कितना जलीलो ख्वार हो जाते हैं कि उनको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कितनी तगदो करनी पड़ती है, लेकिन उस हवाले से कोई भी FIR ना होने का आधे से ज्यादा बर्डन तो अदालतों पे शिफ्ट हो गया हुआ। लोग पहले थानों में हकीकतें नहीं आती, नहीं होती FIR, फिर अदालतों में आते हैं, फिर इधर उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक क्राइम हुआ है, बजाय इसके कि रियासत उसकी दादरसी करे, उस बेचारे को उस क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए भागना पड़ता है। सर, कानून में तरमीम कितना जरूरी है करना? नहीं, कानून में तरमीम किसी की जरूरत नहीं है। मतलब आप समझते हैं कि जो कवानीन मौजूद हैं वो बिल्कुल ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक है, उन पे अमल दरामद की जरूरत है, और अमल दरामद से बढ़ के विल की जरूरत है कि हमने कुछ करना है इस मुल्क के लिए। हमारे यहाँ सबसे पहले आपको ये जो तख्ती का कल्चर है ना, इफ्तिताह फलाने किया है, ये खत्म करना पड़ेगा। दुनिया में तो कहीं नहीं हमने तख्ती देखी, मैंने आधी से ज्यादा दुनिया घूमी है, मुझे तो कहीं इफ्तिताह की तख्ती नजर नहीं आई। यहाँ पे सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है कि इफ्तिताह किसने किया। वो नामुकम्मल मंसूबा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कर गए हैं निस्टर 2 का, सिर्फ इसलिए कि जी इनका नाम लग जाए वहां पे। ये कंसेप्ट खत्म करना पड़ेगा। इफ्तिताह क्या है? कोई इनके अपने पैसे से बन रहा है जो इफ्तिताह कर रहा है उसका। हाँ, आप इफ्तिताह करें, आप कहें ये अस्पताल मैंने अपने पैसों से बनाया, मैं इसका इफ्तिताह करूं, बड़ी अच्छी बात है। पैसा तो टैक्स पेयर का है, पैसा तो मेरा आपका है। इफ्तिताह ये नाम अपना कैसे लगा रहे हैं? ये अखबारों में इश्तहार छपते हैं जी ये फलाने ने एक मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया, वो है मनसूबा में हमारे सियासी लीडर्स की तस्वीरें लगती हैं। क्यों?
इनका पैसा तो नहीं है। ये उस पे तस्वीर अपनी लगाएं, ये उस मंसूबे पे अपनी तस्वीर लगाएं, अपना नाम लिखें जिस मंसूबे पे इन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च किया। जो टैक्स पेयर का पैसा है उसमें पैसा नाम अवाम का लिखा जाएगा, मेरा आपका नहीं लिखा जाएगा, टैक्स पेयर का पैसा। अच्छा सर, सिविल हॉस्पिटल के हवाले से भी आपका रहा, उस हवाले से भी बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो ये वही कल्चर कि मैंने मंसूबे का इफ्तिताह कर देना। सिविल हॉस्पिटल 1891 में तामीर किया गया था, मुल्तान का ये पहला हॉस्पिटल था और निश्तर के जो कॉलेज है उसकी पहली क्लासेस यहाँ हुई थी। उन लोगों को सर्व कर रहा है एक वो माइंड सेट है कि जी हमने एक इफ्तिताह करना है, वो इफ्तिताह के चक्कर में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल के इमरजेंसी ब्लॉक बनाना है, बनाए 100 दफा आप बनाए। ये पिछले मंसूबों के गिरा के अब नया क्यों बनाएंगे? हाँ। वो पिछले वो काम कर रहा है हॉस्पिटल, आप उसे काम करने दें, आप नया बनाए, उस पर जरूर आप उसको करें। एक ही मंसूबा है, एक हॉस्पिटल पहले से चल रहा है, अब उसका नाम नया देना, क्योंकि उस पर तो इनके नाम की तख्ती लग नहीं सकती। तो यही ना हमारे यहाँ ये प्रोटोकॉल सिस्टम और यही चीजें जो है ना, ये इन्होंने तबाही कर दी है हमारे मुल्क का, बिल्कुल जो है वो इस टाइम हम देखें तो सत्यानाश किया है। हर चीज, हर इदारे में ना कोई खराबी और कोई ना कोई चीजें जो है सिस्टम वो अजीब ही चल रहा है कि लोग जो है अपना काम करने से भी, अपनी जिम्मेदारियों को समझने से भी कासिर हैं कि हमने करना है एक्चुअली कर क्या है। अनफेटेड पावर्स और खुदनुमाई का शौक, हाँ, ये दो इस कौम को तबाह किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो अनफेटेड पावर, किसी जो शख्स कुर्सी पे आया था वो कहता मैं अखले कुल हूं, बस मैं नहीं, अब बाकी सारे बेवकूफ थे। इक़्तिदार के जो है ना ये चक्कर कि बस किसी तरीके से एक कुर्सी मेरी हो जाए, बस आज तक हम जो है ना इन्हीं चीजों में ही गिर रहे हैं। हम देखें आज तक हम जो कहते हैं ना जी 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए मुल्क को, तो उसमें हमने क्या पाया और क्या खोया, तो वो ये नजर आता है कि जी हमने जीरो से स्टार्ट किया था, आज भी हम वहीं पे ही रोटी कपड़ा मकान और इसी चीजों में ही धसे हुए, इससे आगे कहीं निकल ही नहीं पाए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूवर्स को? पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, अपने मुल्क से प्यार कीजिए, अपने हिस्से की शमा जलाते रहें। अल्लाह पाक ने आपको जो ओहदा, जो इख्तियार जितना सा भी दिया है, जिस जगह पे आप बैठे हैं, आप उसे इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहिए? जी, आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से मैं ये कहूँगा 14 अगस्त के हवाले से कि देखें अल्लाह पाक ने ना आपको ये गिफ्ट किया है, ये मुल्क, और इस गिफ्ट, ये विरासत को संभालना आपका काम है। अल्लाह पाक आपको ताकत दे कि आप इसका फ़ख्र का बाइस बने और जो भी जिस शोबे में भी आप हैं बेस्ट अपना दें। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।